कहीं न कहीं मेरी माँ भी बड़ा इंस्पायर करती हैं मुझे इन चीज़ों के लिए कि भाई तुम अच्छा करते रहो, एकेडमिकली अच्छा करते रहो। शी इज़ मतलब वो उनको ना पढ़ाई-लिखाई से बड़ा प्रेम है। उनको मतलब ये नहीं लगता कि सिर्फ़ पैसे लाइफ़ में कमाए जाएँ। एक अच्छी रेपुटेटेड पढ़ाई भी होनी चाहिए। तो मेरी माँ का, मेरे पेरेंट्स का बड़ा रोल इस चीज़ों में, गुरु का मेरा रोल, मेरे दोस्तों का रोल, मतलब ना एक आदमी जैसे मैं, आप मेरे सामने बैठे हो तो मैं आज जो कुछ भी हूँ कहीं पे, जिस कारण से आप आए हो यहाँ पे, उसमें उन सारे लोगों की मेहनत है जो मेरे जीवन में मेरे पीछे हैं। मैं हाँ, सर ये पूछना चाह रहा हूँ, ये थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा है। सर हुँ। जब एमबीबीएस का टाइम था, तो सर आपकी गर्लफ्रेंड्स का नंबर क्या था? ये ये तो थोड़ा पॉडकास्ट से बोलने वाला व्यक्तिगत सवाल हो गया। इस तो सोचा भी नहीं था कभी। यहाँ तक कि फॉर्म भरते टाइम डाइस ही था। ओके, फॉर्म ओके भरते सर। टाइम डाइस ही था। रात के 11 बजे अपने गुरुजी से बात की, मैंने कहा भरूँ ना भरूँ? बहुत बड़ा फॉर्म है, 2 दिन लगेंगे भरने में। कहते हैं इसमें कोई डाउट ही नहीं है, भर दो। भर दिया। कहने लगे जाओ जाके इंटरव्यू दे आओ। इंटरव्यू दे दिया, सेलेक्ट हो गए, आके ज्वाइन कर लिया, बैठ गए। अरे तो बाद में पता चलेगा ना क्या अच्छा हुआ, क्या खराब हुआ, कुछ नहीं पता होता आपको। अच्छा। और खुशी कंटिन्यूअस है, मतलब खुशी आप ये सोचो ना ये अचीवमेंट पे आएगी, ये डिग्री लगी होगी तो आएगी, नहीं भाई, नहीं आएगी। वो प्रोसेस में है। हम हाँ, जेआर जब थे तब भी बहुत खुश थे, डांट भी खा लेते थे, काम भी कर लेते थे, झाड़ के डांट निकल आते थे, खुश थे, सब खुश। ये वाली चीज है। सर भाई तब देखो, वो धोखा तो तुम्हारे साथ पहली बार हो गया, किसी ने जब तुमसे कहा था ना कि एमबीबीएस कर लो, लाइफ सेट। उसको ढूंढो जा करके, क्योंकि हाँ, क्योंकि वो 10th कर लोगे, हाँ लाइफ ये सेट है। जो ये कर लोगे और सेलेक्ट हो जाओगे। जो ये आपकी जर्नी रही है, फ्रॉम एमबीबीएस टू असिस्टेंट प्रोफेसर इन आरएमएल, सर मतलब अगर एक शॉर्ट वे में समझाना चाहें आप, हम्म। तो कितनी लंबी जर्नी रही है और कैसे आपने ये मुकाम हासिल किया है? बस शॉर्ट वे में सर, 2-3 लाइन में। बहुत ही आसान और सुगम रही है। आसान और सुगम इसलिए कहेंगे क्योंकि जो कठिनाइयाँ आईं, उनको एन्जॉय किया और उनसे कुछ सीखा ही। जो चैलेंजेस होते हैं लाइफ के, उनको चैलेंजेस को हमेशा ना मुस्कुरा के लेना चाहिए। तो देखिए ये ऐसा है ना कि ये जो ब्रांच वाली बात है, ये ब्रांच जो होती है ना कुछ महबूब जैसी हाँ, होती है। अरे सर बिल्कुल सही कहा आपने। वो जैसे कहते हैं ना कि नज़र नज़र का फ़र्क है, हुस्न का नहीं। नज़र नज़र का फ़र्क है, हुस्न का नहीं। महबूब किसी का भी हो, बेमिसाल होता वाह! है। तो वाह सर, वाह! तो हाय एवरीवन, इस बात पे वीडियो बना रहे हैं, वो है एमडी फिजियोलॉजी के ऊपर। सो दिस इज डिपार्टमेंट ऑफ पॉडकास्ट एपिसोड 8 एंड अभी हमारे साथ हैं डॉक्टर शिवम वर्मा सर। थैंक यू सर फॉर बीइंग इन दिस पॉडकास्ट, और आपने मेरे एक कॉल पे हाँ जवाब दे दिया। हुँ, तो सर ने एमबीबीएस करी, उसके बाद एमडी की है, फिर सर ने करी है डीएनबी इन फिजियोलॉजी, फिर सर ने पीएचडी करी है। उसके बाद बहुत सारे सर के फेलोशिप्स हैं। सर ने एटलीस्ट 20 प्लस, आई थिंक, सर सॉरी सर अगर मैं कम कह रहा हूँ ना, हुँ। 20 प्लस पब्लिकेशन है सर के। हाँ, जवाब इसलिए दे दिया क्योंकि यू आर वन ऑफ माय फेवरेट जूनियर। तो जब जूनियर कोई बात कहे, ये मेडिकल की परंपरा है, मना नहीं किया जाता थैंक यू सर, है। थैंक यू। ये बात जूनियर्स के लिए भी होती है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि हम सीनियर को अप्रोच नहीं कर सकते, बट इस कन्वर्सेशन के साथ मैं ये बताना चाहूंगा कि आप सीनियर के पास जाओ, उनसे बात करो, उनसे पूछो, एंड आई थिंक रिस्पॉन्स पॉजिटिव ही होगा, चाहे किसी भी एस्पेक्ट में देखे सर। इस पे एक मैं बड़ी अच्छी बात कहूँ, मुझे अपने गुरुजी प्रोफेसर नरसिंह वर्मा सर की बात याद आ रही, जो केजी में मेरे एमडी एज़ वेल एज़ एमडी पीएचडी में गाइड रहे। जी सर। वो हमेशा एक बात कहते थे कि यार जो बिज़ी आदमी है ना, वो सबसे ज़्यादा अवेलेबल है। अवेलेबल वो नहीं है जो बिज़ी विदाउट वर्क है। तो और अगर आपको कोई कॉल करता है, कोई आपसे मिलना चाहता है, कोई बात करना चाहता है, तो आप उसको सुनिए और कोशिश करिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने की। और मैं इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहूँ अंकित, यस अगर सर। मुझे मेरे बहुत सारे जूनियर्स कॉल करते हैं, बुलाते हैं, पूछते हैं, और मैं उस कॉल पे इरिटेट हूँ, यार मेरे को इतना कॉल क्यों कर रहे हैं, तो बड़ी गलत बात है, उसमें गलती मेरी है। आप मुझे कॉल कर रहे हैं, इसका जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। मैं जब आपसे कनेक्ट किया, आपसे मिला, तो मैंने आपके अंदर वो फीलिंग दी कि भाई ये आदमी अप्रोचेबल है, यस या सर। इस आदमी से बात करी जा सकती है। तो अगर मेरे को कोई अप्रोच कर रहा है और मैं उस पर रिएक्शन दूं, तो गलती मेरी है। सर तो मुझे लगता है कि जो फीलिंग है, जो आपने महसूस करी मुझसे मिलते वक्त, वो बरकरार रहनी चाहिए। डेफिनेटली सर, मतलब यही जो क्या बोलते हैं व्यवहार है, हम्म। जो हम सीनियर जूनियर के प्रति और जूनियर एक सीनियर के प्रति बना के रखता है, वो मेंटेन रहना चाहिए।
बिल्कुल। और वो और दोनों साइड से ही डेफिनेट पॉजिटिव वे में आना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि ये अच्छा लैग भी हो रहा है देखिए आप धीरे-धीरे। यस सर, जितने भी नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनमें एक आइसोलेशन का सर हुँ। वो कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा है। और अगर इसको देखें तो आइसोलेशन बड़ी खराब चीज़ है। ये केवल मेडिकल फ्रेटर्निटी में नहीं आ रहा, ये पूरी सोसाइटी में आ रहा है। यस सर। पूरी सोसाइटी में आ रहा है। जो पहले जो एक अब आप एक बड़ी छोटी-सी चीज़ देखिए अंकित, आप मेरे से थोड़े ही छोटे होंगे, जी। तो हम लोग का जो 90s से तो आप भी ही यस सर, होंगे, यस सर। तो जो 90s वाला बचपन था और आज का जो बचपन है बड़ा फ़र्क सर बहुत ज़्यादा, है ना? बहुत ज़्यादा सर। और इसका आपको इफ़ेक्ट ये दिखेगा आइसोलेशन बढ़ रहा है। यस सर, आप डेफिनिटली। एंगेज्ड हैं एक सोशल मीडिया में, छोटा बच्चा भी एंगेज्ड है सोशल मीडिया में। पेरेंट्स भी उसके साथ उतना वक़्त नहीं बिताते। घर में लोग ही बहुत कम हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं। हम लोग के बचपन में क्या होता था, हम पड़ोसी के यहीं पड़े हुए हैं, यस वहीं सर। खाना खा लिए, जी सर। कोई बाउंडेशन नहीं नहीं, थी, नहीं, नहीं। है ना? एक जो आस-पास के भी घर होते थे, वो घर जैसे होते थे और आपको ना कुछ गड़बड़ करता देखा ना, तो आपका टीचर नहीं, आपका पड़ोसी भी आपको थप्पड़ मार देता था हाँ सर, कि बिल्कुल। भाई यार तुम गड़बड़ कर रहे हो, पिटे हैं है ना? सर। तो वो जो कहीं न कहीं चीज़ें लैग हो रही हैं, वो एक बिहेवियरल इश्यूज़ क्रिएट करेंगी, वो आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स खराब करेंगी और जितना आप लोगों से मिल लेते हो, बैठ लेते हो, दुःख-दर्द कह लेते हो, उतने हल्के हो जाते हो। सर, तो बिल्कुल आपने सर ऑन पॉइंट बात कही है, क्योंकि एंड दिस ऑल थिंग इज़ रिलेटेड टू द टॉपिक हुँ, फिज़ियोलॉजी, क्योंकि वो चीज़ कहीं न कहीं सर मेरे ख्याल से हुँ, हमारे ह्यूमन बिहेवियर को, ह्यूमन फिज़ियोलॉजी को चेंज करता है। डेफ़िनेटली। और अगर इसको फिज़ियोलॉजी के साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू यस। से कहें, तो देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो थोड़ी-सी साइकियाट्री की भी बात है कि आप माइंड की जो बात करते हैं, अगर आप मन से मतलब मेंटली आप अच्छा नहीं फ़ील कर रहे होंगे, तो आपको सारे साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स आने लगेंगे। आप अगर अच्छा नहीं महसूस कर रहे हैं, तो आपके शरीर में ही वो ऊर्जा नहीं रहेगी। आप कई बार मुझसे एक चीज़ लोग कहते हैं कि भई आप साल में सब लोग मिलके आपका ग्रुप 7-8 कॉन्फ्रेंसेस करा देता है। हम लोग एक कराते हैं, बड़ी मेहनत लग जाती है, बड़ी दिक्कत होती है। इस वजह से हमें दिक्कत नहीं होती कि हम उस प्रोसेस को एन्जॉय कर रहे होते हैं। हमें मज़ा आ रहा होता है और मज़ा ये होता है कि कहीं न कहीं ये सीएमईज़, कॉन्फ्रेंसेस, मेडिकल एकेडमिक्स जो कर रहे हैं, उन्हीं का नतीजा है कि आप जैसे जूनियर दोस्त हमें मिल जाते हैं। मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूँगा कि सर काफ़ी सारे कॉन्फ्रेंसेस कराते हैं, और आई थिंक जितने भी सर ने कॉन्फ्रेंसेस कराए हैं मेरे आने के बाद और हमारे इंट्रोडक्शन के बाद, सर से जब से मैं मिला हूँ, सर ने हर एक कॉन्फ्रेंस में, हर एक सीएमए में मेरे को इनवाइट किया है। थैंक यू सो मच सर, मतलब वो चीज़ आप कराने के लिए, पहली बात तो कॉन्फ्रेंस के लिए, और दूसरा आप इनवाइट करने के लिए सर। एक मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात और कहूँगा इसमें, हाँ सर। धन्यवाद मेरा ना करिए, धन्यवाद आपका भी है। क्योंकि देखिए, अभी जैसे हम लोग बात कर रहे जी हैं सर। और कहीं भी कोई भी बात होती है, एकेडमिक फ्रंट पे बात होती है, कहीं भी होती है, तो केवल उसकी बड़ी बात नहीं है जो बोल रहा है ना? ये इस बात का नहीं है कि जो बोल रहा है, ये उसका गौरव है, जो सुन रहा है, ये उसका बड़प्पन भी है कि कोई सुन रहा है। तो सुनने वाले का भी बड़ा बराबर सम्मान है, क्योंकि वो बोलने वाला अगर कहीं पे बोले और सुनने वाले ही ना हों, जी सर। उसको एप्रिशिएट करने वाले ना हों, तो बोलने की ना कोई वैल्यू रहती नहीं साहब। सर बहुत हम्बल हो रहे हैं इस वक़्त, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को। मैं हम ठीक है? अच्छा, बहुत हम्बल हो रहे हैं सर, नहीं तो तुम ये और सर हम्बल हैं। सिर्फ़ हाँ, हो ये नहीं रहे कहो सर, यार। हम्बल हैं। ठीक है? ऐसे ही जब भी हम मिलते हैं ना, तो वहाँ हाँ, माहौल बनता है, तो सर भाई हमेशा ऑलवेज़, कोई बंदा हमेशा हम्बल नहीं हो सकता है। हुँ, बट मीट हाँ, शिवम वर्मा सर, भाई हाँ, सॉरी सर, हाँ। बट ये बंदा हम्बल है भाई। ये एक्चुअली इसमें भी बड़ा ख़ास सर कारण ये है। आपके पास आया कहाँ से? ये ये शक्तियाँ आपने कहाँ से ली? ये शक्तियाँ बताता हूँ कहाँ यस से सर। ली बड़ी। एक्चुअली होता है क्या देखो, ये बड़ा फ़र्क होता है ग्रूमिंग का। आप कहाँ पे ग्रूम हुए, किन लोगों के साथ ग्रूम हुए। जी सर। मेरे साथ बड़ा अच्छा ये रहा कि मेरा एमबीबीएस है जीएसवीएम कानपुर का। वहाँ थोड़ा जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज जो कानपुर का है, वहाँ का थोड़ा ये माहौल है। वहाँ पढ़ाई के साथ-साथ आपकी ना सोशल स्किल्स अपने आप इम्प्रूव हो जाती हैं। ओके। आप हर चीज़ में ना आपकी साथ देने की आदत हो जाती है। आपका एक सीनियर जूनियर का अच्छा कनेक्ट बनता है। फिर मैं पहुँचा एमडी करने फिज़ियोलॉजी डिपार्टमेंट में किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में। वहाँ जब पहुँचा तो साहब मेरे जो गाइड हुए एमडी के वो प्रोफ़ेसर नरसिंह वर्मा सर हुए। प्लस और मेरे 7-8 टीचर्स वहाँ पे थे।
और उसके अलावा फिर मैंने जब एमडी पीएचडी किया तो भी मेरे गाइड प्रोफेसर नरसिंह वर्मा सर थे। और कहीं न कहीं ही इज़ इंटरनेशनली एक्लेम्ड फैकल्टी और बहुत ज़्यादा वो एकेडमिकली एक्टिव पर्सन हैं। तो होता है उनके साथ चलते-चलते मेरे को भी ना बड़ा मौका मिला। उस मौके में ख़ास चीज़ ये हुई अंकित मैं बताऊँ 2021 में मेरी एसआरशिप स्टार्ट हुई थी और उस टाइम मैं एक्टिव हुआ इन सारी चीज़ों में। तो साहब एक्टिव होते-होते ये हुआ कि बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिला। और बहुत बड़े लोगों से। बड़े लोग इन द सेंस मैं इकोनॉमी के सेंस में बात नहीं कर रहा हूँ, किसके पास कितने पैसे हैं। मैं बड़े की बात कर रहा हूँ कि उस इंसान का ऑरा कितना बड़ा है, उसकी नॉलेज कितनी बड़ी है, उसके अचीवमेंट्स, एकेडमिक अचीवमेंट्स क्या हैं। कई लोग पद्मश्री भी हैं उसमें से। तो मैं जब उन लोगों से मिला, सर भी। सर अभी पद्मश्री अच्छा नहीं सर है, नहीं है, सर होपफुली नहीं हो है। जाएँ। हाँ होंगे सर, होंगे, डेफिनेटली तो होंगे। बाकी जैसे मैं कुछ लोगों के नाम लूँ, जैसे मैं मिला पद्मश्री प्रोफेसर कमलाकर त्रिपाठी सर से, ही इज़ द प्रोफेसर एक्स प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट बीएचयू। प्रोफेसर शशांक जोशी हैं, वो लीलावती हॉस्पिटल के कंसल्टेंट हैं, ही इज़ ऑल्सो पद्मश्री। और बहुत सारे लोग, मतलब पद्मश्री एक पैमाना नहीं है मिलने का, बहुत सारे बड़े लोग जिनके बहुत अच्छे अचीवमेंट्स हैं। लखनऊ की बात करें तो बहुत सारे जो बड़े क्लिनिशियंस हैं, बहुत सारे लोग जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बीइंग क्लिनिशियंस होके। ओके सर। वही कहूँ मैं ये कहूँगा कि ये दुर्भाग्य है इंस्टीट्यूट्स का कि वैसे लोग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने नहीं आए। जैसे एक बहुत अच्छे डायबिटोलॉजिस्ट हैं लखनऊ के, डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव सर। मैं वर्मा सर के बैच में टी 82 बैच के जेएमयू के, फिर वो यहीं केजी के ही पीजी हैं मेडिसिन डिपार्टमेंट से। तो उनसे जब भी मैंने उनको कॉन्फ्रेंसेस में सुना, उनसे पढ़ा मिला, तो मैं उनसे कहता हूँ कि सर ये बड़ा हम लोगों का दुर्भाग्य रहा कि आप हमारे फैकल्टी नहीं रहे, नहीं बहुत कुछ सीखने को मिलता। तो ये जो हम्बलनेस आई, ये इन लोगों से सीख के आई। मैंने देखा यार कि मैं कुछ नहीं हूँ इनके आगे, कुछ भी नहीं हूँ, कहीं पे स्टैंड नहीं करता, बिल्कुल। जब एंट्री करता हूँ, आप एक छोटे बच्चे होते हो, बट जो लोगों ने प्यार दिया, जो लोगों ने सम्मान दिया, जिस तरीके से ट्रीट किया मुझे, तो मुझे समझ में आया कि भाई यही तरीका होता है। जब मुझे अच्छा लग रहा है, वो आत्मीयता अच्छी लग रही है, मुझे वो प्यार अच्छा लग रहा है, वो सम्मान अच्छा लग रहा है, तो मुझे भी वही बिहेव करना चाहिए। क्योंकि देखो, आदतों की एक बड़ी खास बात होती है। अगर आप अपने आसपास कुछ गलत देखते हैं ना, तो गलत देखते देखते भी आपके साथ ये हो जाता है कि ये नॉर्मल यस सर, यस है सर। ना? हाँ हाँ। अगर आपने ये देखा कि भाई जो है ये कि अच्छा बिहेव करना नॉर्मल है, तो आपका नॉर्मोग्राम के जो पैमाने हैं पैरामीटर है, वो पैरामीटर वो शिफ्ट हो जाएगा। बदलते रहते हैं। तो आप जैसे लोगों की संगत में रहोगे, वो सीख जाओगे। तो मैं ऐसे लोगों की संगत में, सौभाग्य था मेरा, मेरी परिस्थितियाँ थी ऐसी कि मुझे ऐसे लोगों के संगत में रहने का मौका मिला, उनके साथ उठने-बैठने का, खाने-पीने का मौका मिला, तो मैंने उनसे चीज़ें सीखी। तो इसमें मेरा कोई व्यक्तिगत नहीं है, जो सीखा वही रिफ्लेक्ट करता हूँ। नहीं सर, ये क्या बोलते हैं, आई थिंक ये लाइन ऑफ जनरेशन दिखाता है जिनके साथ आपने इंटरैक्ट किया है, बिल्कुल। और वो चेंजेस आपने अडेप्ट किए हैं और वही आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो। नहीं, बिल्कुल। और ऐसा है कि ये कहानी लंबी चलेगी। कुछ मैंने सीखा, मैंने कुछ आपको सिखाया, हाँ सर, मैं आपने अगले लोगों को सिखाया। आपसे सर काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली हैं और आगे भी सीखने को मिलती रहेंगी सर। मतलब हम तो टच में रहेंगे ही सर। बिल्कुल, डेफ़िनेटली। सर, आपने एमबीबीएस जब कर रहे थे आप, हुँ, तो आपने क्या सोचा था तब? आपका मतलब आपने क्या लेने का सोचा था एज़ एन पोस्ट ग्रेजुएशन? आपका हुँ, पहला जो प्राइमरी था, वो हुँ। आपने क्या सोचा था? बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने पूछी और बड़ी थोड़ी-सी विरोधाभास जैसी चीज़ बिल्कुल, है ठीक है सर। कि ऐसे क्या होता है कि पहले तो एक बात ये क्लियर कर दूँ कि जो पीजी में ब्रांच की चॉइस होती है जी सर। हमारी, हाँ, हाँ। वो हम लोग अक्सर ना कहते हैं ना ये अच्छी है, ये बुरी है, ऐसा डेफ़िनेट डिफाइन तो करते हैं सब। डिफाइन हाँ, करते हाँ। हैं ना कि ये अच्छी है यार, ये बुरी है, ये ले लेनी है, यही ब्रांच करनी है। और ये ना कॉलेज की कैंटीन से फैसला होने लगता है। हाँ सर, हाँ। ये फर्स्ट ईयर पास किया, सेकंड प्रॉफ में शाम को बैठे चाय पी रहे हैं, और चाय पीते-पीते जो है ऐसे, और बिल्कुल यही माहौल कंफर्टेबल हो गए। कंफर्टेबल क्या, वो चाय पीते-पीते अपना बेंच पे बैठे हुए हैं, यस चाय सर। की चुस्कियाँ चल रही, कुछ पकौड़ी-वकौड़ी खाई जा रही, उस पे चर्चा है, भाई ये ब्रांच लेनी है, वो लेनी है, हमें सर्जरी पसंद, हमें ऑर्थो पसंद, हमें मेडिसिन पसंद, सब अपनी-अपनी बातें करते हैं। तो हम लोगों के ना कानपुर में बड़ा अच्छा था, कोऑपरेटिव बोलते हैं उस एरिया को, कैंटीन एरिया एकेडमिक में, जो है कानपुर के, अगर सुनेंगे तो जानेंगे। जीएसवीएम वाले भी देखेंगे, पक्का हाँ, देखेंगे। जीएसवी वाले देखिए। तो वो जीएसवी में क्या होता था, वहाँ बैठ के चर्चा होती थी, भाई ये लेंगे, तो मैं उसमें क्या बोलता था, या तो एमडी मेडिसिन लूँगा, या तो एमडी फिजियोलॉजी लूँगा।
तो मेरे साथ वाले बोले हैं, अरे डॉक्टर साहब आप क्या बात कर रहे हो, मतलब मेडिसिन से सीधे कहाँ नीचे कहाँ फिजियोलॉजी, मेडिसिन, कहाँ कहाँ फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी, मतलब आप बीच में भी और भी ब्रांचेस आती हैं। अच्छा, ब्रांच अच्छी बुरी नहीं होती साहब, ये बात बिल्कुल क्लियर, जो मेरा एक्सपीरियंस है उससे मैं यस बोलना, सर। जरूरी नहीं हर आदमी इससे इत्तेफाक रखे, लेकिन क्लियर कट बात दोस्त ये है कि जो ब्रांच है वो इकोनॉमी पे रन कर रही है। अगर आप राइट। अर्ली 90s में चले जाएं तो रेडियो डायग्नोसिस को इतनी वैल्यू नहीं दे रहे थे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। रेडियो डायग्नोसिस की वैल्यू कब से आई, जब से आया यूएसजी, मार्केट में जरूरत पड़ी, जी है ना। सर। पहले वो रेडियो रेडियो जो रेडियो डायग्नोसिस का बंदा है वो अपना बैठ के एक्सरे देख रहा है, लोगों की नहीं चॉइस थी। 90s में जब ये तेजी से बढ़ा, अल्ट्रासाउंड करना, अल्ट्रासोनोग्राफी बढ़ी, डिमांड बढ़ी, पैसे अच्छे मिले, ब्रांच ऊपर चली गई। तो कोई भी ब्रांच ऊपर नीचे जो जाती है वो इकोनॉमी रन करती है उसको, कि यार ये कंप्लीट करने के बाद पैसे कितने मिलेंगे, और इसके बाद आप पैसे कमाओगे कितने, ये डिपेंड नहीं करता ब्रांच के ऊपर, ये डिपेंड करता है डॉक्टर के ऊपर। अक्सर हम जब किसी को देखते हैं एज अ रोल मॉडल, उस पर्टिकुलर ब्रांच वाले, तो हम बड़े हीरोज को देख रहे होते हैं, यस सर। बट मुझे लगता है कि एवरेज आदमी को भी देखना चाहिए, है ना। आप एमएस एनाटॉमी है, एमएस एनाटॉमी करने के बाद बहुत लोग एम्ब्रियोलॉजी की फील्ड में उतर जाते हैं। राइट अब सर। बैठ के वो आईवीएफ के वाली चेन में इन्वॉल्व है और बैठ के एम्ब्रियो फाइनल कर रहे हैं। वो आराम से 2 घंटे काम करके 50,000 रुपये लेके उठता है, माइक्रोस्कोप में देखा, उनकी स्किल है, उनको पैसे मिल रहे हैं। राइट सर। लेकिन बहुत लोग नहीं करते। 50,000 रुपये अगर वो बंदा रोज कमा रहा है तो महीने की क्या फिगर हो गई, बहुत बड़ी फिगर हो गई, बहुत बड़ा। 15 लाख रुपए हो गए। यस सर। हम कह रहे हैं चलो 10 लाख कमा लेगा, बट जो कहीं फैकल्टी बना हुआ उसको 1.5 लाख रुपए मिल रही है। तो कहीं पे भी आप, और जब आप मेडिसिन वाले लोगों को देखते हैं तो आप उन शहर के बड़े लोगों को देखते हैं जिनका आप नाम सुनते आ रहे हैं, बट उस भीड़ के पीछे भी बहुत लोग होते हैं। ऊपर वाला हर किसी को तो वो लेवल नहीं देता। राइट सर। तो कौन कितना कमाएगा, ये बड़ा इकोनॉमी पे ब्रांच रन कर रही है, बट थोड़ी सी हकीकत इसके परे है। आपको जो चीज़ें ढूंढनी चाहिए वो अपना सुकून ढूंढना चाहिए, अपना टेम्परामेंट ढूंढना चाहिए, अपना टेस्ट ढूंढना चाहिए। जैसे कुछ सब्जेक्ट मुझे बिल्कुल दिक्कत करते थे पढ़ने में, जैसे मैं आप ही के सब्जेक्ट की बात करूँ, एमएस एनाटॉमी। भाई साहब एनाटॉमी जब पढ़ता था, फर्स्ट ईयर में आया और बैठ के जो है ओरिजिन इंसर्शन याद करने पड़े, यस सर। तो मुझे बड़ी तकलीफ होती थी, क्योंकि याद करना मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। मुझे कॉन्सेप्चुअल पढ़ना अच्छा लगता है, जी सर। तो मुझे फिजोलॉजी बाई चॉइस सब्जेक्ट पढ़ने में अच्छा लगता था, मैं इंजॉय करता था उसको पढ़ना। जहाँ पे लॉजिकल बातें हो रही हैं थोड़ा सा, वहाँ गुरु जी बड़ी अच्छी लाइन बोलते हैं कि जब फिजिक्स में प्राण घुस जाते हैं तो फिजोलॉजी हो जाती है। वाह। तो थोड़ा सा मैथमेटिकल अप्रोच रही, तो जो ये वाली अप्रोच होती है अच्छी लगती। माइक्रोबायोलॉजी बड़ा याद करना पड़ता है कि भाई वो ऑक्सीडेज पॉजिटिव कौन है, कैटालेस पॉजिटिव कौन है, और वो याद करना बड़ा कठिन लगता था। तो बिल्कुल क्लियरिटी थी कि भाई अब इसको पढ़ के पास हो गए, अब तो इसको नहीं पढ़ पाएंगे। तो हेड्स ऑफ जो एनाटॉमी कर रहे हैं, तो फिजोलॉजी जो है चूज कर ली, फिजोलॉजी पकड़ ली। अच्छा हाँ, ऐसा नहीं है कि मेडिसिन मिलती तो लेते हैं ना। जब एंट्रेंस दिया यस तो सर। आपके साथ एक चीज़ और रन कर रही होती है, जब आप एमबीबीएस कर लेते हैं उसके बाद आपकी उम्र करीब 23-24 साल, 24 साल के आप हो जाते हैं, और लाइफ में और बहुत सारे आपके पैरेलल चैलेंजेस होते हैं, पर्सनल चैलेंजेस यस सर। होते हैं। राइट। तो उनको मीट आउट करते हुए मैंने एग्ज़ाम दिया, और मुझे मेडिसिन नहीं मिल पा रहा था, बीच का कुछ लेना नहीं था अपन को, तो सीधे एमडी फिजोलॉजी भरी। और एक मज़ेदार चीज़ मैं आपको बताऊं, भरोसा मानना लोगों के लिए मुश्किल होगा, जो चॉइस फिलिंग करी थी ना, जो हम ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करते हैं काउंसलिंग के टाइम पे, यस सर। आई फेल्ट जस्ट ओनली वन चॉइस, जस्ट वन, एमडी फिजोलॉजी केजीएमयू। आपने मेडिसिन नहीं भरा था, वो तो पता रैंक का जो आपको पता था। रैंक था ओके। पता था कि मेडिसिन भाई नहीं मिलनी ठीक है। है सर। बाकी बीच की ब्रांचेस में इंटरेस्ट नहीं था, जी सर। और ये भी क्लियर था कि रहना जो है यही है, और अब थोड़ी होम सिकनेस भी है। तो आप मतलब जीएसपीएम के पास ही रहना चाहते थे। जीएसएम के रहने वाला, बगल का होम टाउन है बाराबंकी, जी वहाँ सर। के रहने वाले हैं। तो ये और दिमाग में था कि कहीं दूर नहीं जाना, और अगर नहीं मिला तो ड्रॉप कर लेंगे, ऐसा कुछ इतना भी नहीं था। एमडी फिजोलॉजी एक चॉइस भरी, और रैंक उसके कंपैरिजन में ठीक थी, अलॉट होके मिल गया। अगले दिन जाके एडमिशन ले लिया, और 3 साल वहाँ बीत गए बढ़िया। भाई साहब, सर मतलब अलग ही रिस्क लेवल जो है वो एक अलग लेवल का है सर का। नहीं बट बड़ा। जो चाहिए था इवेंचुअली सर को, जो चाहिए था वो सर ने पाया, हम्म। है ना सर, मतलब अगर इस अप्रोच से देखा जाए हाँ, तो। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ और होती है कि हर जगह ना कहीं आप रोल मॉडल्स देख रहे होते हो,
केजीएमयू में ना रोल मॉडल थे हमारे प्रोफेसर नरसिंह वर्मा साहब। वो मतलब मैं उस किरदार से वाकिफ था बहुत पहले से। ओके सर। ये चीज़ अलग हुई कि मतलब मिलने का मौका बहुत बाद में मिला, जानने का, साथ सीखने का मौका बहुत बाद में मिला जब एमडी करने, मुझे जानते पहले से। तो मुझे लगा ये तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, बड़ा बढ़िया शाइन कर रहे हैं, तो हम भी कर सकते हैं। कुछ लोगों ने हमसे ये भी कहा कि यार हर कोई वो नहीं बन सकता। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल नहीं बन सकता है, हो सकता है, लेकिन यार करके तो देखते हैं। वो अच्छा कर रहे हैं तो हम भी अच्छा कर ही लेंगे, यस कोशिश सर। करेंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ तो ठीक कर ही लेंगे ना। राइट तो सर। करते हैं ना, पहुंच गए। और ऐसा मौका मिला कि उन्हीं के अंडर में पहुंच गए, तो और थोड़ा सानिध्य में उनके रहने का मौका मिला। तो हो करते गए और आज करते करते आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, कुछ कर ही। आज आज सर करते करते आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आज करते करते सर ने हम्म, मिल्खा सिंह वाली रेस लगा के आगे पहुंच गए बहुत। ठीक है, जो लोग बहुत कुछ सोचते हैं करने के बाद, एमडी करने के बाद अचीव करने का, सर ने वो आज अचीव कर लिया है। हम्म, मतलब एक पॉइंट है जो सर आपने अचीव कर लिया है। मैं हाँ। मतलब मेरी दृष्टि से तो मैं यही देखता हूँ। नहीं ठीक है, अचीवमेंट्स अच्छे हैं, इनसे मैं भी डिसएग्री नहीं करूंगा। बट उसके पीछे सर की लगातार मेहनत है। और मैंने सर को इंट्रोड्यूस नहीं किया भाई तुम लोगों से। हम्म, तो सर ने एमबीबीएस करी, उसके बाद एमडी की है, फिर सर ने करी है डीएनबी इन फिजियोलॉजी, फिर सर ने पीएचडी करी है। उसके बाद बहुत सारे सर के फेलोशिप्स हैं। सर ने एटलीस्ट 20+ आई थिंक, सर सॉरी सर अगर मैं कम कह रहा हूँ ना, 20+ पब्लिकेशन है सर के। अगर कोई रिज्यूमे भी पढ़ेगा ना तो रिजेक्ट करना, आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल फॉर एनीवन टू रिजेक्ट सर। आ, ठीक है, वो तो चॉइस करने वाले की बात होती है कि वो क्या ढूंढ रहा है। खैर ये है, और इसमें भी क्या होता है ना कि हम अगर आज मेरा ये रिज्यूमे है तो इसमें मेरा भी कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। आई थिंक आप गाइड। सिचुएशन, आप ऐसे सिचुएशन में चले जाते हो कि सब अपने आप चीज़ें हो जाती हैं। बस ये होता है ना, अपॉर्चुनिटी आपका दरवाज़ा नॉक करेगी, आप ग्रैब करते हो कि नहीं करते हो। मैं जब वहाँ पहुँचा तो भाई मेरे को, मैं अभी बात बताऊँ, जो पब्लिकेशंस के नंबर बढ़े वो जब एमडी कर रहे थे, तो हमारे गुरुजी हमसे कहे यार तुम एक नैरेटिव रिव्यू लिख डालो, एक ये कर डालो। आता ही नहीं था, उनके पास इतना समय नहीं था कि वो बैठ के सिखा पाए इतनी ज़्यादा डिटेल में। और तो धीरे धीरे करके सीखा, फिर अपने जूनियर्स को सिखाना शुरू किया। और इस बात की मुझे बड़ी खुशी होती है कि जो काम मैंने एसआरशिप में करे, मैंने अपने जूनियर से जीआर 1 के टाइम पे करा लिए, उन्होंने किए। और आज भी मैं उनको कॉल करके पुश करता रहता हूँ कि तुम कर क्या रहे हो आजकल। अब तो सब एसआर हो गए, धीरे धीरे सब बड़े हो गए, कुछ एपी हो गए, तो उनको भी फ़ोन करके पुश करता हूँ कि भाई तुम कर क्या रहे हो, ये कर डालो, ये कर डालो। तो कहीं ना कहीं होता है क्या है कि कुछ धक्के आपके वैसे लगते चले जाते हैं। और डीएनबी करने का ये था कि अच्छा लगता था कि थोड़ा एमडी के बाद लगा होता है तो बढ़िया एक लगता और डिग्री है, लगने में अच्छा लगता है। वो और एक एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ और होती है कि डीएनबी का थोड़ा सा टफ है। नो डाउट सर। तो टफ होने के नाते ये लगता है कि टफ चीज़ को अचीव करने का मज़ा ही अलग होता मजा है। ये लगा। तो थोड़ा मज़े मज़े में था। और डीएनबी फिजियोलॉजी जो है वो हर आदमी शौक में ही करता है, जो भी करते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि एग्ज़ाम दिया था, उस समय कोविड चल रहा था, 21 की बात है। तो थोड़ा डीएनबी का ना सेशन डिले चल रहा था। ओके। जनरली जून में एग्ज़ाम हो जाता है। यस सर। अपने को जुलाई में रिजल्ट आया फर्स्ट वीक में, और उस समय फॉर्म ना ओपन था, भर दिया हमने, नहीं तो दिसंबर का सेशन मिलता। अगस्त में मज़े मज़े खाली बैठे थे, जा करके थ्योरी दे दिया, सोच के निकलेगा नहीं निकलेगा, निकल गया। फिर उसके बाद आराम से स्कॉलरशिप कर रहे थे। दिसंबर के एंड में अचानक से एक मेल आ गया कि भाई, पास हो गए। नहीं पास नहीं हो गए, वो तो पहले ही पास हो अच्छा गए। अच्छा। फिर आया कि प्रैक्टिकल देना। प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का सेंटर पड़ा रमैया में, रमैया मेडिकल कॉलेज बेंगलोर। ओके। वहाँ गए, वहाँ प्रैक्टिकल दे दिया, भगवान का नाम लेते हुए कि देखो पास होते नहीं होते। फरवरी में रिजल्ट आया, पास हो गए। देन पोस्ट एमडी पीएचडी का एंट्रेंस दे दिया। भाई इंस्टीट्यूट में आने के लिए 3 साल के एसआरशिप मैंडेटरी है। यस सर। तो ये सोचा गया कि एक होता है ना, आप एसआर आप बने हो बट आप कुछ एकेडमिकली नहीं कर रहे हो। भाई रोज इंस्टीट्यूट के नॉर्मल काम कर रहे हो आप, यस जो सर। एसआर की ड्यूटीज होती है, कुछ एक्स्ट्रा ग्रोथ होती रहनी चाहिए ना, थोड़ा राइट सर। लाइफ में किक बनी रहती हाँ, है। वो खाली लगता है मुझे, मैंने कुछ नहीं किया अभी। हाँ, बट तो कर लेना, यस सर मैं कुछ ना करूंगा। कुछ करते रहो, मतलब ये जैसे ना, कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा सा ना, कुछ अच्छा ही पुश लगता है पुश सर। मारते रहो, है ना। जब कुछ ना करने को हो तो शाम को जिम ही चले जाओ, लेकिन कुछ करते रहो, यस सर। करना बड़ा जरूरी रहता है।
तो उसका एंट्रेंस दिया। अच्छा, उसमें भी मेरे कुछ सीनियर्स थे, जैसे एक हमारे डॉक्टर अनिल गंगवार, अभी केजीएमयू में ही फैकल्टी हैं वो। तो मैं जब JR1 था तो वो MD PhD कंप्लीट कर रहे थे अबाउट, तो उनसे अच्छा इंटरेक्शन था। तो होता है जब आप मेडिकल कॉलेज में सीनियर्स की उंगली पकड़ के टहला करते हो, तो हम भी रिसर्च सेल सब जगह टहला करते थे उन्हीं के साथ ही साथ। तो पता चल गया कि अच्छा भाई, एक अच्छा प्रोग्राम होता है सारशिप में, ऐसा टीचिंग एक्सपीरियंस भी मिल जाता है और अच्छी वैल्यू है। उसका भाई एंट्रेंस दिया। तो एंट्रेंस उसका एक पहले थ्योरी होता है, फिर उसका एक प्रैक्टिकल, मतलब वाइवा वाह। टाइप का, इंटरव्यू टाइप का कंडक्ट होता है, 10-15 लोग बैठते हैं। तो उसका एक्सपीरियंस लिया और उसमें सेलेक्ट हो गए, पकड़ लिया करके। तो उसमें भी बाद में जब ज्वाइन कर लिया, फिर जैसे लोग पूछे अच्छा आप क्या करते हैं, तो बताएं वो MD PhD कर रहे हैं अंडर द ICMR। तो लोग बड़ी इज्जत भरी निगाह से देखे। तो पता चला यार बेटे की बड़ा ठीक काम हो गया। पहले आइडिया नहीं था, पहले तो लग रहा था कि हाँ बहुत लोगों को सर आइडिया ही नहीं है। हम्म बहुत लोग क्या करते हैं कि जैसे कि मैंने खुद, हम्म मतलब मैंने जब एमडी के बाद निकला तो मेरे को एक क्लू था, बट मुझे ये नहीं पता था कि कैसे प्रोसीड करना है। हम्म मैंने वहाँ पे भी जाके अप्रोच किया, बट मुझे डेफिनेटली डेफिनेट रास्ता नहीं दिखा। हम्म तो बट ये रास्ता जो आपने किया, आई हम्म। थिंक उसके पीछे आपकी बहुत भाग दौड़ होगी सर। भाग दौड़ यार, ऐसा होता है ना, जिस चीज में आपका मन करता है, जिस चीज को आप एंजॉय कर रहे हो, तो उसमें भाग दौड़ नहीं होती। ये बात वो तो है। बहुत मजे से हो जाता है। अब जैसे आपके साथ बैठे हैं अपने, यार अब अंकित बाबू आ गए हैं, 1 घंटा बातें करनी पड़ेगी, बड़ा कठिन काम हो जाए। हमें तो मजा आ रहा है, तुमसे बतिया के मजा आ रहा है, तो बतिया ही ले रहे हैं आराम से, भाई बतियाते तो वही है ना। यस तो आराम से एक बातें कर ली। तो ऐसे जो जिस काम को आप एंजॉय करें, काहे का लोड उसमें। सर, सेम सर, सेम। हम्म मैं, हाँ सर, ये पूछना चाह रहा हूँ, ये थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा है सर। हम्म। जब एमबीबीएस का टाइम था तो सर आपकी गर्लफ्रेंड्स का नंबर क्या था? ये ये तो थोड़ा ये पॉडकास्ट से बोलने वाला व्यक्तिगत सवाल हो गया। लेकिन हाँ, कहते हैं कि कुछ चीजें कुछ तो हम प्रेम प्रसंग रहा होगा सर। प्रेम प्रसंग रहा। प्रेम प्रसंग जो है, फिर शादी भी हो गई, अभी तो एक 5 साल का बच्चा है। अरे सर, और उसमें पॉइंट ये कहेंगे कि जो ये मेडिकल कॉलेज के प्रेम प्रसंग होते हैं, जी सर। अधूरे रह जाते हैं। अब कॉलेज इन कैंपस तो मेरा नहीं था, और पहले से था, फिर ओके। उसके बाद शादी हो गई, चीज़ें रही। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रेम प्रसंग जिसके कॉलेज में हो तो होने चाहिए, बड़ा अच्छा रहता है। और प्रेम प्रसंग जो कॉलेज में करे, तो मैं तो ये सलाह दूंगा जो यंग बच्चे सुने, प्रेम प्रसंग करें पढ़ने लिखने वाले से करें। पढ़ने ओके। लिखने वाले से प्रेम प्रसंग करके ये फायदा होगा कि कम से कम आप लाइब्रेरी में बैठ के प्रेम प्रसंग करें, पढ़ते रहेंगे, सामने वाला पढ़ रहा है तो आप भी पढ़ेंगे। यस उससे फायदा ये होगा कि अगर खुदा ना खास्ता प्रेम प्रसंग नहीं पूरा हुआ, तो पढ़ कम तो से कम लेंगे। पढ़ तो लेंगे ना। PG तो निकल जाएगा, यस सर। फिर तो आगे दूसरा प्रेम प्रसंग कर लीजिएगा। लेकिन कम से कम पूरा कुछ तो पूरा हो जाए, तो देख के प्रेम प्रसंग करिए। और अगर प्रेम अच्छा हो जाए तो आपको काफ़ी ऊपर ले जाता है, क्योंकि ढकेलता है ऊपर की तरफ, प्रेम अगर अच्छा हो तो। और प्रेम अगर ना भी पूरा हो तो भी ऊपर ढकेलता है, हाँ, क्योंकि उसका फायदा ये रहता है कि वो कुछ जो ना कुछ। लैकुना होता है ना लाइफ का, कुछ अधूरा, कुछ छूट जाने का, कुछ टूट जाने का, वो लैकुना आप पूरा कर रहे होते हो, तो बड़ा अच्छा है। ये बहुत दिल से बातें बोली जा रही है यहाँ पे। और ये तो ये बड़ी, और हम मैं इतनी बढ़िया आपके साथ इतनी अच्छी वो किस्से इसलिए सुना पा रहा हूँ, क्योंकि जिसकी कहानी अधूरी रह जाती है वो किस्से बड़े अच्छे सुनाता है। दर्द दर्द दिख रहा है सर की आंखों में। हम्म, सर ये भी मतलब एक एस्पेक्ट है लाइफ का, ये जो कि एक्सपेक्ट है मतलब लाइफ का, साथ हमारे साथ मेडिकल लाइफ में आता ही आता आता है, साथ साथ चलता है, है, साथ साथ चलता है कुछ। सलीचर की तरह। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल चलता है। और अ, बड़ा जरूरी भी है, मुझे लगता है यस ना। सर, यस सर। आप मतलब आई थिंक 5-6 साल आप रहे केजी में। हम्म आपसे सबसे इंटरेस्टिंग सवाल एक एमबीबीएस स्टूडेंट ने क्या पूछा आपसे आपके टीचिंग करियर में? टीचिंग करियर में बड़ा यार इंटरेस्टिंग तो ये होता था, बच्चे सब्जेक्ट पूछते थे। मुझे बच्चों की, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग, मुझे इतना पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था खास। ओके सर, शुरुआत में। हाँ, बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल था ही नहीं, मतलब लगता था मैं तो पढ़ा ही नहीं सकता। फिर उसके बड़े अच्छे अच्छे टीचर्स मुझे अपने दिखे,
जो मेरे टीचर्स थे बड़े अच्छे से पढ़ाते थे। जैसे मैं बात करूँ तो नरसिंह वर्मा सर तो बहुत अच्छे टीचर रही हैं, प्रोफेसर संदीप भट्टाचार्य इज संदीप एक्सेलेंट। भट्टाचार्य सर को हाँ मतलब मैं भी बहुत उनको इंस्पिरेशन हाँ, मानता ही हूँ। इज एक्सीलेंट हाँ, टीचर। हाँ। एंड और वो ईगो लेस पर्सन हाँ, है। ईगोलेस मतलब वो एनाटॉमी क्लास होती है तो हमारी फैकल्टी क्लास लेते हैं तो उसमें भी आके वो अटेंड करते हैं और वो हम्म, मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग पर्सन है। हाँ। मतलब अगर देखा जाए तो बाकी लोग जैसे मैं ही हूँ या कोई और भी है, हम लोग किसी और के उसमें इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। बट आई थिंक सर इज अ मल्टी डायमेंशनल गाय जो कि यस। मतलब हर जगह उनका एंड प्रेजेंस रहता है। हाँ, एंड इज वेरी गुड इन रिसर्च ऑल्सो, जो मतलब उसको भी अच्छा पढ़ाते हैं। और मैं ये बात कहूँगा बड़े अच्छे ह्यूमन बीइंग भी हैं। आप मतलब जैसे बिल्कुल इतने ईगोलेस हैं कि वो पता चला वो स्कूटी से जा रहे हैं लेक्चर थिएटर, आपसे कहेंगे आओ बैठ लो पीछे, अच्छा। हाँ चल देंगे साथ में। तो वो जो ट्रू प्रोफेसर सोल होती है ना, मतलब जबरदस्ती की ना फ्यूडल मेंटेलिटी ओढ़ के नहीं चलनी चाहिए। तो ऐसे लोगों से भी बड़ा लाइट रहने का और सीखने का मौका मिलता है। आप उन्हें कह सकते हो कहीं पे भी कि सर ये आपने बताई मुझे नहीं समझ में आ रहा, या मैं इस पॉइंट से डिसएग्री करता हूँ, तो वो वहाँ पे आपको करेक्ट कर देंगे। प्रोफेसर जगदीश नारायण सर बड़े अच्छे टीचर है, केजी में एक्सपेरिमेंटल लैब रन करती है, एम्फीबियन एक्सपेरिमेंट्स और मैमेलियन एक्सपेरिमेंट्स। हाथ पकड़ के सिखाने वाले आदमी, जो मुझे आज आता है जो भी बहुत अच्छे से मैं जो कर पाता हूँ उनकी बदौलत। तो बड़े अच्छे टीचर्स मिले वहाँ, पढ़ाते पढ़ाते मजा आने लगा। और दिमाग में थोड़ा ये भी रहता था कि सरकार 1 लाख रुपए तनख्वाह देती है, तो उसको जस्टिफाई करना जस्टिफाई। चाहिए, है ना, जब स्टूडेंट्स के साथ आओ और आप तो 1 घंटा खर्च कर रहे हो, वो 250 लोग जो बैठे हैं वो वो 8 से 9 आप ही के लिए आके बैठे बैठे हुए हैं। हैं, और उसमें कुछ आप ऐसा डिलीवर करो जो जस्टिफाइड हो। दूसरा, एक चीज़ बड़ी खराब लगती थी जब खुद पढ़ते थे एमबीबीएस, कि कभी कभी लगता है ना कोई टीचर आया और उसने पीपीटी रीड कर दी, कुछ ढंग से समझाया नहीं, इंटरेक्शन वाला वो नहीं इंटरेक्शन है। नहीं हाँ, होता था ना। तो हमें लगता था कि यार ये तुम किताब से भी पढ़ लें, हमें क्यों बुलाया, है ना, अंदर राइट से सर। ये। तो अगर बच्चे क्लास में कम आए, अटेंडेंस पुअर जाए, तो उसमें दोष बच्चों का नहीं टीचर का है। आई थिंक दोनों मतलब बच्चों का भी होता है अगर अच्छा, देखा आप जाए तो हमें एक क्योंकि चीज़ बताइए इनके बाबू, हाँ, बिल्कुल बड़ी सर। बढ़िया इंपॉर्टेंट डॉक्टर साहब, हाँ, कि जो केजी में पढ़ने आया है, जो आरएमएल हाँ, में पढ़ने आया है, हाँ। वो सारे के सारे रैंक होल्डर्स हैं, बिल्कुल सर, टॉप रैंकर है होल्डर्स है। ना। ऐसे बिल्कुल। तो आ नहीं गए कि वो पढ़ते हाँ, लिखते नहीं हाँ, थे। हाँ, राइट। तो अगर आप उनको अच्छा कंटेंट दोगे तो क्यों नहीं पढ़ेंगे, हाँ, ये बात भी बिल्कुल सर है ना। सोचने वाली अगर है। आप सही बता रहे हो ना, हाँ, वो अलग जा करके, मतलब अगर आप अच्छा कंटेंट पढ़ा रहे हो, तो लोग उसको पैसा खर्च करके खरीद के अलग से पढ़ते हैं जो हाँ, ऑनलाइन वो कंटेंट है। वो तो सर है। तो अगर आप वही अच्छा कंटेंट उनको दोगे, और मैंने ये चीज़ नोटिस करी, मैं क्लास में घुस रहा हूँ, पता चला कुछ लोग भाग रहे हैं, देखा कि चढ़ रहे हैं, एक क्लास पढ़ाएंगे तो वापस लौट आए, यस सर। तो उनको मतलब कुछ तो दिया ना। तो स्टूडेंट से बड़ा अच्छा इंटरेक्शन रहा, और और हमेशा अवेलेबल रहे और भाई। वो रिस्पॉन्स मुझे लगता है एक टीचर का जो असली रिस्पॉन्स है, हम्म, वो अटेंडेंस पे दिखता है बच्चों की, है ना सर? क्या कहते हो हाँ आप? बिल्कुल अटेंडेंस पे दिखता है। हाँ नहीं, उसमें ये भी हो सकता है खौफ से आते हो। हाँ। तो तो अटेंडेंस पे तो रिस्पॉन्स को सर इसमें इतना बाइसिंग हो जाए। इतना ऑनेस्ट नहीं होना था। तो इसमें थोड़ी सी बाइसिंग हाँ, हो हाँ, सकती है। बिल्कुल। लेकिन वो ना स्टूडेंट्स की आंखों में दिखता है, आप जब निकलते हो, आप उनसे मिलते हो। मेरे से ना 19 बैच को मैंने जेआरशिप में बड़ा पढ़ाया, और 19 बैच 20 बैच आज भी बच्चे कनेक्टेड हैं, आज भी बात करते हैं, आज भी कॉल करते हैं। कई बार बच्चे पर्सनल मैटर डिस्कस करने आते थे। तो इंटरेस्टिंग सवाल ये कह लीजिए कि बैठ के किसी को जीवन में कोई दुख आ गया तो वो चर्चा करने आ रहा है। तो वो जो कहीं न कहीं ना बच्चे आज भी जो मिलने चले आते हैं, वो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। असली जो वो कमाया है वो हमने। असली कमाया है, वो मु असली कमाया है। मुझे भी ये लगता है कि जब बच्चा वापस रिफ्लेक्ट करता है ना या आपके साथ इंटरैक्ट करता है, वो भी ऐसा नहीं कि जब वो पीरियड निकल गया, जब आप फर्स्ट ईयर में पढ़ा रहे हो उसके बाद, हाँ, उस हाँ, ज़ोन में नहीं, उस ज़ोन में तो बायसनेस हो ही जाएगी कि वो भाई बिल्कुल। आपको जानता है, आपको विश करेगा, वो भी आपको क्योंकि हुँ, ज़रूरी है। हुँ। बट उसके बाद भी अगर वो इंटरैक्शन कर रहा है, तो आई थिंक कि कहीं न कहीं आपने वो चीज़ बनाया है। वो आपको फ़ोन कर रहा है, हुँ, वो आपसे कह रहा है कि मिल लेते हैं, कब मिलेंगे? बात कर रहा है, यस सर। पूछ रहा है क्या किया जाए? तो इसका मतलब वो आपके हाल-चाल अगर पूछ रहा है, पर्सनल कॉल करके, पर्सनल मैसेज करके आपको, तो बाद में भी विश कर रहा है, तो भई असली कमाई है ये। मेडिकल एजुकेशन में रहने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, वो सैलरी नहीं है जो आपको मिलती है। हाँ, सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको एक मौका मिलता है यंगर माइंड से इंटरैक्ट करने का। आप भी उससे अच्छा महसूस करते हैं। जब बच्चों के बीच आप जाते हैं, उनको आप पढ़ाते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं, उनसे कुछ सवाल। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है टीचिंग में, आप जैसे कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, आपने किसी टॉपिक को पढ़ा, आप उसको पढ़ा रहे हैं,
पढ़ाते पढ़ाते हो सकता है पूरी क्लास को महसूस ना हो, आपको महसूस हो कोई सवाल आए कि यहाँ पे यह लिखना था। या बच्चे भी कभी कभी कुछ इंटरेस्टिंग पूछते हैं जिस पॉइंट पे आपने नहीं सोचा, आप सोचते हो, पढ़ते हो, ढूंढते हो। उस समय कभी भी ये लाइफ में नहीं सोचना कि हमें सब कुछ आता है। मैं अगर कहूँ तो आई एम नॉट द असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिजियोलॉजी, आई एम स्टूडेंट ऑफ फिजियोलॉजी, आई एम स्टिल लर्निंग, और शायद पूरे जीवन रहूंगा। और आज भी जो मेरे टीचर्स हैं, जैसे मैं आरएमएल में हूँ, तो यहाँ पर मेरी टाइम पे जो हेड थी, मेरी को हेड थी प्रोफेसर सुनीता तिवारी मैम। शी इज ऑल्सो हियर एज अ प्रोफेसर ऑन एक्सटेंशन आफ्टर द रिटायरमेंट फ्रॉम द किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी। सर, तो आज भी मैं उनके पास बैठूं तो कुछ सीख ही लेता हूँ, कुछ कुछ पता ही चल जाता है, कुछ कुछ नया पॉइंट आ करेक्शन ही ही, जाता है। कुछ हाँ कुछ करेक्ट ही कर देते हैं। तो आप जिन भी अपने सीनियर्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ बैठते हो, सीखते रहते हो, और अपने स्टूडेंट से भी सीखते रहते हो। लर्निंग की कहानी नहीं चलती रहे, रुकनी चाहिए, चलती चलती रहती रहनी है। चाहिए। एंड नॉट ओनली अबाउट द साइंटिफिक एक्सपेक्ट, नॉट ओनली अबाउट द एकेडमिक एक्सपेक्ट, ऑल्सो अबाउट द बिहेवियरल एक्सपेक्ट। राइट सर। जो आप एज अ ना, एज अ ह्यूमन बीइंग ग्रो करते हो आप, वो बड़ा ज़रूरी रहता है। सर, जब आपने एमडी फिजियोलॉजी उठाई हम्म। और आपके दोस्तों को पता लगा, आपने बताया कि यार मैंने एमडी फिजियोलॉजी उठाई, उनका क्या रिएक्शन था? उनका रिएक्शन देखो, एमडी फिजियोलॉजी में कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में रहता है कि हम तो क्लिनिकली उठाएंगे, ऐसी चीज़ होती है। मैंने यार एमडी फिजियोलॉजी बहुत गर्व से उठाई, क्योंकि मुझे सब्जेक्ट पसंद था, मैं उसको एंजॉय करता था। मेरा जब सिलेक्शन हुआ, मैंने ज्वाइन किया, तो ज़्यादातर लोग ने एमडी फिजियोलॉजी यार ज्वाइन करके मिठाई भी नहीं खिलाते, यस सर। प्री क्लिनिकल में मिठाई भी नहीं खिलाते। आई एम द ओनली वन जो मिठाई लेके पहुंचा, और अपने सारे साथियों को, सीनियर्स को, सबको मिठाई वहाँ खिलाई। मैं कहीं पे भी ना मतलब इस मूड में नहीं हूँ बिल्कुल भी कि अ, अरे मजबूरी थी, कोई मजबूरी नहीं थी, कोई मजबूरी नहीं, चॉइस थी भाई हमारी। चॉइस थी। ये बात अब तो मतलब मैं भी सर, मतलब अपने उसमें मैं अपना बताऊं, आपके साथ ही मतलब मैं थोड़ा जोड़ना चाहूंगा कि सर जब मैंने एनाटॉमी उठाई थी ना, तो मेरे पास 3 ऑप्शन थे। हम्म, था फोरेंसिक, हम्म, एक था कम्युनिटी और एक था एनाटॉमी। मैं एक बहुत इंस्पायर्ड था अपने एक सीनियर से, जो कि मेरे नॉन एकेडमिक जीआरशिप में मिले थे मेरे को, और वो उन्होंने मेडिसिन करी थी केजी से। और केजीएम में सुनता था सर मैं तब, ठीक है, मुझे नहीं पता था। तो मैंने वहां पर केजीएम में सुना, और मैं स्ट्रे राउंड में था, तो मेरे पास ऐसा नहीं था कि ऑप्शन है भाई, बहुत टाइम है मेरे पास। मेरे को विद इन 10 सेकंड और 20 सेकंड डिसाइड करना था तीनों में से क्या लेना है। तो मेरे दिमाग में आया केजीएमयू। मैंने कहा यार भाई, इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है, और ऐसे इंस्टीट्यूट में काम करने का मौका या सीखने का मौका मुझे आगे नहीं मिलेगा। तो मैंने ब्रांच की जगह मैंने इंस्टीट्यूट को चुना। और एनाटॉमी किसको नहीं पसंद? हम्म, एनाटॉमी किसको नहीं मुझे नहीं पसंद? पसंद। मुझे धीरे धीरे प्यार हुआ, ऐसा नहीं है कि वो हाँ, पहले दिन प्यार था मुझसे, नहीं। हम्म, मैं सच बोलूंगा कि मुझे फॉर्मूले से बड़ी दिक्कत थी, मुझे आज भी दिक्कत है। बट मैं जाता हूँ, मैं डिसेक्शन करता हूँ, मैं सीखता हूँ। और मुझे आज का अगर डेट में पूछो सर, तो मुझे प्यार है मेरे सब्जेक्ट से, मेरे डिपार्टमेंट से। तो देखिए ये ऐसा है ना कि ये जो ब्रांच वाली बात है, ये ब्रांच जो होती है ना, कुछ महबूब जैसी हाँ, होती है। अरे सर बिल्कुल सही कहा आपने। वो जैसे कहते हैं ना कि नजर नजर का फर्क है, हुस्न का नहीं। नजर नजर का फर्क है, हुस्न का नहीं। महबूब किसी का भी हो, बेमिसाल होता वाह, है। तो वाह सर, तो वाह तो ये इससे मैं स्टार्टिंग करूंगा भाई। तो बात ये होती है ना कि जैसे फिजियोलॉजी है, जी अब सर। हमें उससे प्यार हुआ, हमारा महबूब एनाटॉमी आपका है। यस सर। तो जिसको जो अच्छा लग गया, उसने उसको पकड़ लिया। हमारा अरेंज मैरिज था। हाँ, और जिसको निभा ले जाएंगे बढ़िया से, यस सर। जिसके साथ आपको मजा आएगा, उसी में आप निभा पाओगे। क्योंकि देखिए, ब्रांच अगर अच्छे इंस्टीट्यूट की कोई भी उठाई है, तो भाई उसमें मेहनत तो लेती है, यस सर। वो मेहनत लेती है। अब आप मेहनत जब पड़ेगी तो आप कहोगे यार मजा नहीं आ रहा, हाँ, ये क्या। शुरुआत में तो मेरा यही था हाँ, सर। लेकिन अब मेरे को मजा आया, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, बढ़िया मैंने बट एंजॉय किया। मेरे प्रेसिडेंसी के बहुत अच्छे साल बीते, मेरे बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे सीनियर्स, बहुत अच्छे जूनियर्स, बहुत अच्छे टीचर्स। मैं बहुत बढ़िया एंजॉय किया, मतलब मज़े के साथ। तो पढ़ाई भी करी, थोड़ी शैतानियाँ भी करी, सब बढ़िया से सब सही बीता, रहा सर। सब बढ़िया रहा। अब सर बहुत सारे इंस्पायरिंग लोग हमें देख रहे होंगे, इंस्पायरिंग लोग उनकी बात कर रहा हूँ जो लोग लेने का सोच रहे हैं एमडी हम्म, फिजियोलॉजी एज अ पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट। तो सर, किन बच्चों को, किन स्टूडेंट्स को एमडी फिजियोलॉजी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए? हम्म। देखिए, एक तो वो हो सकते हैं जो चॉइस वाले हमारे जैसे, हाँ बिल्कुल। कि भाई अभी लगा कि उठा लेते हैं,
जैसे हम तो तुरंत ही उठा लिए, मतलब कोई यस। ऐसा नहीं था कि 3-4 साल ड्रॉप था, कुछ मिल नहीं रहा था, और 11 बैच के हम यूजी हैं, जी सर। 18 में हमने पकड़ लिया था। वो भी 1 साल का बीच का ड्रॉप इस वजह से था क्योंकि थोड़ी सी इंटर्नशिप लेट हो गई थी ड्यू टू सर्टेन रीजंस। जी सर। उसकी वजह से मैं उस साल का फॉर्म ही नहीं भर पाया, तो मैंने एक ही बार नीट पीजी एग्जाम दिया है, तो मैंने उसी साल चूज कर लिया। तो आई एक थिंक तो उसके जहाँ तक है 1 साल पहले ही आया था, 1-2 साल पहले आया था। नीट नीट पीजी पहले से इंट्रोड्यूस हो गया था, स्ट्रिक्टली 15 के आसपास नहीं, से हुआ है। हाँ, 16 में शायद हाँ, इंट्रोड्यूस मेरे सामने तो था खैर। 15-16 में था पहले सर। यूपी पीजीएमई होता था, ऑल यस सर। इंडिया होता था 16 तक, तो शायद 17 से उसके बाद चल हाँ, रहा हाँ, था। 17 से हुआ तो था। मेरे को नीट में वो एक रूलिंग रहती है कि वो आपका 31 मार्च तक इंटर्नशिप कंप्लीट हो रही हो तभी आप, मेरी वो 13 अप्रैल थी, तो मैंने उस साल का मेरा ड्रॉप था, मैंने उसको अगले साल मतलब एक ही बार दिया, उठाया। तो एक हमारे जैसे हो सकते हैं जिनको सब्जेक्ट पसंद हो, यस सर। दूसरे हो सकते हैं कि भाई अगर आपको नहीं मिल रहा है और आप करना चाहते हो तो करिए। और करने में ये है कि आप अगर उसको अच्छे से करोगे तो ठीक है, मतलब आपको पहली बात तो अगर बात करें जॉब्स की, तो क्लिनिकल में थोड़े से ज़्यादा सैचुरेशंस हैं, अभी प्री क्लिनिकल ब्रांचेस में उतना सैचुरेशन नहीं है, मेडिकल कॉलेजेस में स्पेशली। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस बहुत हैं, ऑप्शंस बहुत हैं। नए यू खुल भी रहे हैं। नए खुल भी रहे, और गवर्नमेंट भी बहुत खुल गए। यस सर। गवर्नमेंट में अपने टाइम पे 2011 में लगभग यूजी की 800 सीट्स थी गवर्नमेंट। प्राइवेट का आइडिया मुझे नहीं उस टाइम कितनी थी, और को भी बहुत ज़्यादा भी नहीं रही होंगी, 1500-2000 रही होंगी। आज के टाइम में जो गवर्नमेंट सीट्स का चला गया वो 5500 के आसपास चली गई नए मेडिकल कॉलेज के लिए, प्राइवेट वाइवेट मिला करके लगभग 13,000 के आसपास की सीट्स हैं। तो टोटल ओवरऑल एमबीबीएस की यूपी में, तो आपको ठीक ठाक मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं, तो जॉब अपॉर्चुनिटी है, सुकून की ज़िंदगी है, अच्छा है। अब बात ये आती है कि अब और क्या कर लो? तो भाई किसी आदमी को नहीं पकड़ना है इंस्टीट्यूट, नहीं रहना है रिसर्च में, नहीं रहना है टीचिंग में उतनी तरीके से। तो अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में हो तो आप साथ-साथ कोई भी आप क्लिनिकल स्किल पकड़ करके आप अपना कुछ प्राइवेट मरीज़ भी प्रैक्टिस करिए, मरीज़ देखिए। और ऐसा कुछ नहीं है, पता नहीं ऐसा क्यों मान लेते हैं कि आप एमडी फिजियोलॉजी करके नहीं देख सकते, या आप तो टीचिंग में इंटू हो गए। एमबीबीएस तो किए हो ना भाई, यस सर। और सब कुछ पढ़े हो उसमें, ऐसा तो कुछ छूटा नहीं है। बाकी बहुत सारे अलग से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, आप उनको करिए। या आपको ऐसा कुछ लगता है कि आपने एक एमडी डिग्री कर ली, आपका वहाँ से तो एक रोज़गार फिक्स हो ही गया है, जहाँ आपको ठीक-ठाक एक सैलरी प्राइवेट जी सर, कॉलेज वाला प्राइवेट भी कॉलेज, दे हाँ, देगा बिल्कुल। आपको। और उसके अलावा आप अलग से आपका मन करे आप डिप्लोमा डीएनबी कर लीजिए, जी कोई सर। भी 2 साल का, आप वो कर सकते हैं, या कहीं आप अलग ट्रेनिंग ले लीजिए। तो खाली बैठने के अलावा आप अपनी लाइफ में ऐड ऑन करते जाइए। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐड ऑन करते रहिए। और एमडी फिजियोलॉजी में अगर स्किल की बात करें, तो एनएमसी आपको इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी की जितनी टेस्टिंग्स हैं, जैसे ईसीजी है, ईएमजी है, आपका एनसीवी है, बेरा है, इन सारी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम टेस्टिंग है, इन सारी टेस्टिंग्स का आपको बाकायदा आपके करिकुलम में इंक्लूडेड है। ओके। और आप एलिजिबल हो उनकी रिपोर्टिंग करने का, साइन लैब करने। लैब में हम काम कर बिल्कुल, सकते हैं, लैब बिल्कुल खोल कर सकते हैं। बिल्कुल खोल सकते हैं, और ऐसी लैब्स हैं भी नहीं, एनसीवी करने वाले नहीं मिलते हैं शहर में। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की टेस्टिंग्स बहुत कम हो रही हैं, तो ये सारे स्कोप्स बहुत पेंडिंग है। ये सब अनटच स्कोप्स हैं जो कि आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद अगर आपका ये दिल करे आपने एमडी किया, उसके बाद आप पीएचडी करिए, या कुछ नहीं, आप सीधे आप इंडिया के बाहर जा सकते हैं। आपने जैसे यूके जाना, आपने एमआरसीपी क्लियर कर लिया, और वहाँ आप चले गए, प्लैब क्लियर करके आप ऑब्जर्वरशिप करके आगे काम कर सकते हैं, यूएसए में लिया आपने किया। अगर आप बाहर जाते हैं, गल्फ कंट्रीज़ के अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, उनको आपने दिया, वहाँ फैकल्टी हो सकते हैं। आप इनटू द रिसर्च काफ़ी हो सकते हैं। ये खाली इंडिया में ही है कि आप फिज़ियोलॉजी के हो तो फिज़ियोलॉजी में ही रहोगे, एनाटॉमी के हो तो उसी में हुँ, रहोगे। हुँ। बाहर जा कर के आपका काम क्या रहता है कि अगर आप मेडिकल इंस्टीट्यूट में हो, तो आपका जिस चीज़ में काम है, आप उस चीज़ में रहोगे। मान लीजिए मैं फिजियोलॉजी का पर्सन हूँ और यस सर। मेरा कुछ ऐसा रिसर्च हो जो एनाटॉमी से कनेक्टेड चलता रहे, तो आई कैन हेड द डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी आल्सो। ओके। आप ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमने द देखा है हाँ, अभी एक जर्मनी से एक सीनियर वो आए थे, हुँ, काफ़ी सीनियर प्रोफ़ेसर हैं। तो वो एज़ अ सर्जन है, बट हुँ, वो डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी हेड करते हैं। लेकिन यही तो और आई वाज़ लाइक लिटरली सरप्राइज़्ड, क्योंकि हुँ, हमारे में क्या होगा, अगर एक सर्जन एक एनाटॉमी डिपार्टमेंट को लीड करेगा तो उसको जज किया जाएगा। अरे हुँ, तू क्या कर रहा है वहाँ पे? है हाँ, ना सर? मतलब बिल्कुल, बिल्कुल। हमारा जो हमारा हम, और ये किसी और का परसेप्शन नहीं है, मुझे लगता है ये हमने मेडिकल लोगों ने ही ये परसेप्शन क्रिएट कर रखा है। हाँ, और बाकी यहाँ ऐसी रूलिंग्स भी हैं, ओके, मतलब आप जो उसी डिपार्टमेंट को लेते हो, बट बाहर ऐसा नहीं होता, बाहर ऐसा बाहर आपके काम पे लिया जाता है।
ओके। और बाहर यूएस में तो एक चीज़ और अच्छी है कि जैसे आप इंस्टीट्यूट में हो, आपका रिसर्च कितना अच्छा है, तो जैसे हमारे यहाँ ना जब आप सीनियरिटी अटेन करते हो कि अब अभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो, आप एसोसिएट बनो, तो साथ में टाइम लाइन चलती है। हुँ। वहाँ की टाइम लाइन इतनी बाउंडेड नहीं है। अगर आपका काम अच्छा है, आप अच्छे प्रोजेक्ट्स ला रहे हो इंस्टीट्यूट में, अच्छी ग्रांट्स जनरेट कर रहे हो यूनिवर्सिटी में अपने, तो आपको फिर वो जल्दी प्रमोट भी कर सकते हैं। तो आपके पास एक रिसर्च का स्कोप बाहर भी है, बाहर टीचिंग का स्कोप भी है आपके पास साथ में प्रैक्टिस करने का भी स्कोप है अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में हो तो। गवर्नमेंट में रह करके आराम से एकेडमिक विद रिसर्च आपका करने का अच्छा स्कोप। इट्स नॉट जस्ट कि आप यू आर जस्ट डूइंग लेम, आपने चॉक बोर्ड पकड़ लिया और आप पढ़ा रहे हो। बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ा काम है। और वो है ना कि नॉट स्काई इज नॉट द लिमिट ना, बियॉन्ड स्काई कहानी है। तो आपके पास बहुत स्कोप है, बहुत कुछ कर सकते मतलब हो। आप आइए हम्म। और फिर आप एक डायमेंशन चूज़ करिए कि आपको किस डायमेंशन में जाना है, हम्म। ठीक है? बट आप आइए, पहले आइए, यस, है ना? एग्जैक्टली। पहला कदम है कि आप कदम बढ़ा के आगे आओ। और सर उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप, जो लोग सोच रहे होंगे यार लोग क्या कहेंगे? या मेरे दोस्त क्या कहेंगे? या फिर बहुत डाउट में है सर कि हम्म। यार मैं लूँ या ना लूँ सर? ये जिंदगी का एक ना बड़ा बड़ा दुख, बहुत बड़ा दुख है। जी सर। हर जगह का दुख है कि लोग क्या कहेंगे। अब ये बड़ी बहुत बड़ी समस्या है ना। जी सर। एक्चुअली सही बताऊं, बड़े पर्सनल एक्सपीरियंसेस से, लोग कुछ नहीं कहते, सब आप कह रहे होते हो। ओके। कोई कुछ नहीं कह रहा, कोई आपसे ये नहीं कह रहा है कि आप क्या करो। इवन नॉट एट द प्रोफेशनल लेवल, इवन नॉट एट द पर्सनल लेवल। इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। अगर आप अपनी चॉइस को लेके कॉन्फिडेंट हो, कोई आपसे कुछ नहीं कह रहा है। दूसरी बात ये है ना कि आपको करना होता है जस्टिफाई। आप जो कर रहे हो क्या वो अच्छे से कर रहे हो, है ना। भाई आप मान लीजिए, आप किसी भी प्रोफेशन को, किसी भी काम को आप ऐसे नहीं देख सकते हो कि यार ये काम बेकार है या ये काम अच्छा है राइट ना। सर। भाई मैं कह रहा हूँ, आज आप डॉक्टर हो, आप डॉक्टर ना हो करके आप हेयर ड्रेसर होते हैं, है ना। राइट सर। आप बढ़िया या बाल काट रहे होते हैं, कुछ ऐसा काम कर रहे होते हैं, बट वो ऐसा कर रहे होते हैं कि इतना अच्छे से कि हर कोई आपका नाम ले रहा होता है, आपका अपना ब्रांड होता है। जैसे वो सर विराट कोहली के बाल जो काटता है सर, क्या फेमस है वो बंदा, 1 लाख रुपए पर कटिंग के लेता है सर। तो 1 लाख रुपए पर कटिंग का मिल रहा है या 1 लाख रुपए सर्जरी करके नहीं मिल रहा यस सर, राइट, हाँ ये है, तो नहीं है। मिल रहा है। सिनेरियो ये है। सिनेरियो है कि काम की क्वालिटी क्या है। सिनेरियो ये है ही नहीं कि भाई, वही तो बात है ना, मतलब बाल काटने वाले आप थोड़ा गांव ग्रामीण अंचलों में जाइए, अगर किसी ने देखा हो, वहाँ पेड़ के नीचे भी काट रहा होता है। जी सर। और वो एक बड़े ब्रांड्स हैं जो अपनी फ्रेंचाइजी भी दे रहे हैं, अपना नाम बेच रहे हैं, कभी काटने भी नहीं आ रहे वहाँ पे, तब भी आदमी जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ क्या है कि आप कितना ज़्यादा अपने काम को बेहतर ढंग से करते हैं। जितना बेहतर ढंग से करेंगे, आप एक ही इंस्टीट्यूट में एक ही जगह पर वैरायटी देखोगे। जी सर, हाँ ये तो है। वैरायटी देखते हो आप, बैच में वैरायटी देखते हो हर जगह। और ना मेहनत यार कंटिन्यूअस करनी पड़ती है। जैसे एक बार सिलेक्शन हुआ, एमबीबीएस करने पहुंच गए, वहां नहीं करोगे तो फिर ढेर हो जाओगे। कई बार ये होता है, जो टॉपर था एंट्रेंस एग्जाम का, वो बाद में उसकी सप्ली आ गई, पढ़ाई नहीं उसने, जी सर। है ना। या कभी क्या हुआ कि उसके बाद भी तो मेहनत, या वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कहानी कभी खत्म नहीं होगी। ये आप और किसी भी चीज में रहो, एक सिंपल सा फिजिक्स वाला वो जो सिद्धांत है ना कि उतनी पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो वहां से वहां तक, यानी उतनी काइनेटिक देनी पड़ेगी, राइट सर। तभी वो पोटेंशियल एनर्जी उतनी आपके अंदर जनरेट हो गया। जनरेट स्टोर होगी। तो ईश्वर जो है वो बहुत ही अच्छा मैथमेटिशियन है, और सब बिल्कुल सीधे प्रिंसिपल्स हैं। आप ये बिल्कुल ना सोचिए कि कहीं पे कोई शॉर्टकट काम करता है। आपको उतना थ्रू करना पड़ेगा, कुछ भी बैठे बैठाले नहीं होगा। जैसे एक सिंपल सी बात करें, यहाँ ये पॉडकास्ट शूट हो रहा है, आप आए यहाँ पे, लाइटिंग चीजें सब करी गई। अभी सोचो कि ऐसा करते हैं, सर के साथ जूम मीटिंग कर लेते हैं, हाँ और उसी को रिकॉर्ड कर लेते हैं, एज ए पॉडकास्ट डाल देते हैं, कोई देखेगा उसको? सर, मतलब उसमें वो क्या बोलते, एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता। नहीं होगा ना। नहीं। तो सिंपल सी बात है ना, कैमरा लगाना पड़ा ना, ये यस माइक सर। लगा के बैठे हैं ना। जी सर। अब वॉइस ही क्लियर ना है तो कैसे होगा। तो वो आपको सारे इनपुट्स देने पड़ेंगे, और वो मेहनत भी करनी पड़ेगी। आप उठ के आए ना, चल के जी यहाँ सर। तक आए, टाइम लिया, जाएंगे, समय खर्च किया, तो वो एक इन्वेस्टमेंट लगा, यस सर। है ना। उस इन्वेस्टमेंट के बिना रिटर्न नहीं आएगा। तो कहीं पे भी आप सोचो ना कि शॉर्टकट हो जाएगा,
वो नहीं होता, करना पड़ता है, वो करना लगानी पड़ता पड़ती है मेहनत। तो काम कितना बेहतर से कर रहे हो वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्या कर रहे हो वो नहीं, जो अच्छा लगे वो करो। लोग कुछ नहीं कहते, लोग लोगों का एक ही परसेप्शन है भाई साहब, यूटिलिटी। अगर आप किसी को कुछ दे सकते हैं लाइफ में, आपकी कोई यूटिलिटी है, लोग आपसे कनेक्ट करेंगे, लोग आपसे बात करेंगे। है। शरीर की भी नहीं, दिमाग की वैल्यू है। जैसे स्टीफन हॉकिंस इतने बड़े साइंटिस्ट, बंदा व्हील चेयर पे था, तब भी वो आगे परस्यू कर रहा था ना लाइफ में। यस। आप यूटिलिटी होनी चाहिए आपकी, कोई लोग नहीं कहते हैं। लोगों का क्या है, वो आज कहेंगे कल फिर आपके पास आएंगे, और लोग तो कहेंगे ही। आप अच्छा करोगे तब भी कहेंगे, कहेंगे बुरा बुरा करोगे तो तब भी कहेंगे। उनका काम ही कहना, और हाँ अच्छा है कहते रहें। हाँ कम से कम आप क्या बोलते हैं, पब्लिसिटी लोगों में बने हुए हो, हाँ, मतलब याद तो कर रहे हैं याद ना तो कर लोग, रहे हैं, याद चाहे तो कर। गाली दे रहे हैं चाहे अच्छा कह रहे हैं, याद हाँ कर रहे हैं बस। हाँ, और बड़ा पर्सनल, हर चीज़ का ना एक बड़ा पर्सनल पर्सपेक्टिव भी होता है। जी सर। जो आपको लाइक करता है, अब मान लीजिए हम यहाँ पे बैठे हैं तो कुछ लोग लाइक कर रहे हैं, या आप हमें लाइक कर रहे हैं तो यस यहाँ सर। पे बैठे हैं। बिल्कुल। कोई डिसलाइक करेंगे, ये कौन सा बेवकूफ़ी का काम हो रहा है, क्या ज़रूरत थी क्या इसकी। जरूरत थी, हाँ लोग ऐसे भी बोलेंगे। बिल्कुल बोलेंगे, तो बोलने दीजिए, हमें अच्छा लग रहा है ना। हाँ सर, बहुत अच्छा हम लग कह रहे रहा हैं, हम है। कह रहे मेरे को बहुत अच्छा लग हैं, रहा और हम कह रहे हैं कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है। ठीक है, इसी को एग्जाम्पल ले लो, है। जी सर। पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, हाँ सर। कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है नहीं मतलब, नहीं मतलब। कितने व्यूज आएंगे नहीं नहीं मतलब, मतलब। हमें तुम्हें मजा आ रहा है ना, बहुत सर, मैं बता रहा हूँ ना। तो मजा आना मतलब जल्दी करो यार। खत्म बात, मजा आ रहा है तो करो, है ना। यस क्या सर। ही हो जाएगा जिंदगी में, ठीक ठाक तनख्वाह पाते हो, कैमरा तुमने खरीदा, लाइट खरीदी, ठीक है ना, नहीं होगा तो कोई भी फोटो खिंच जाएगी, घर में यूज हो जाएगा। तुमने अपना खर्च किया, अपनी लाइफ तुम्हारी, अपनी चॉइसेस, यस सर। तुम अपना काम करो यार। हमें हमें अच्छा लग रहा है ना, तो थोड़ी चीजें लोग क्या कहेंगे उसमें थोड़ा ही हमें अच्छा लगना चाहिए। भाई हाँ जो मन करे सीट उठाओ, हाँ बस खाली बैठने से अच्छा है कि कुछ करो। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और कई बार चीज़ होती है ना, एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस ये भी आता है, कई बार बच्चे इंटरेक्ट करते हैं कि सर कर रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा है। ये बहुत देखने को मिलता है। बीच में बीच में छोड़ने, सर, बीच बीच में, में हाँ। छोड़ने का। अच्छा, छोड़ते तो लोग सब हैं, ड्रॉप्स अगर आप देखें कॉलेज में, तो छोड़ने के डिफरेंट रीजंस हैं। हम्म, फिजियोलॉजी में कह रहे हैं मज़ा नहीं आ रहा है, एनाटॉमी में कह रहे हैं मज़ा नहीं मजा है, नहीं आ रहा है। मेडिसिन में जा रहे हैं कह रहे हैं काम बहुत है। हाँ काम बहुत है, परेशान बहुत कर रहे हैं, हाँ, हेक्टिक बहुत हेक्टिक बहुत है, सोने को नहीं मिल रहा, और फिर वर्क लाइफ यार। बैलेंस वहां ढूंढ हाँ रहे हैं वो, और हाँ, जहां पर है वहां पर कह रहे हैं मजा नहीं आ रहा मज़ा नहीं आ है। रहा। तो यार, जिसके जिसको एक्सक्यूज देना है वो तो कहेगा ही, वो तो मज़ा अंदर है, मज़ा बाहर नहीं है। तुम अपने हिसाब का मज़ा ढूंढ लो। हाँ, सही बात है ना। अपना न्यू नॉर्मल सेट करो। हाँ हाँ, एग्जैक्टली, और हर किसी का नॉर्मल भाई अलग अलग है, अलग है। है ना। बिल्कुल सर। हर किसी का नॉर्मल अलग है। अगर मैं ये कर रहा हूँ कुछ भी, मेरी चॉइस है, आप कर रहे हैं जो भी, आपकी चॉइस है। मैं ये नहीं कहने वाला होता हूँ कि आप सही हैं या मैं सही हूँ, कौन गलत है, इसका कोई मतलब पैमाना नहीं है। सब अपने हिसाब से, अपनी सबकी जर्नी है, अपने डेस्टिनेशन है, सबकी अपनी यात्राएं हैं, उन्हें वो करने दीजिए। यस सर। सर जैसे कि जो ये आपकी जर्नी रही है, फ्रॉम एमबीबीएस टू असिस्टेंट प्रोफेसर इन आरएमएल, सर मतलब अगर एक शॉर्ट वे में समझाना चाहें आप, हम्म, तो कितनी लंबी जर्नी रही है, और कैसे आपने ये मुकाम हासिल किया है, बस शॉर्ट वे में सर, 2-3 लाइन में। बहुत ही आसान और सुगम रही है। आसान और सुगम इसलिए कहेंगे क्योंकि जो कठिनाइयाँ आई, उनको एंजॉय किया और उनसे कुछ सीखा ही। जो चैलेंजेस होते हैं लाइफ के, उनको चैलेंजेस को हमेशा ना मुस्कुरा के लेना चाहिए, और ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि हमें ये एक मौका मिला। अगर जब भी कोई चैलेंज आएगा ना, और आप उसको जब सॉल्व करोगे, तो आप अपना इम्प्रूव्ड वर्जन पाओगे। तो कभी ये कह ही नहीं सकता मैं कि बड़ी कठिन रही है, बड़ी तकलीफें हो गई यार, और ऐसे किया, इतनी मेहनत करी, मज़े लेके करी यार, अपनी चॉइस से करी। और जहाँ हैं वो भी आराम से खुश हैं, यहाँ पे भी खुश हैं, पहले भी खुश थे, जी और सर। ईश्वर चाहेगा तो आगे भी खुश रहेंगे। नहीं वो तो रहेंगे ही हाँ, आप। तो अपने अपने सारी चीज़ें आसान हैं। आप अगर उसको एंजॉय करते हैं, सब बहुत आसान है। आप मज़े लेके करिए, सब आराम से हो गया। और जब भी आप कोई भी चीज़ अच्छी भावना से करना चाहेंगे पॉजिटिव वे में, आपको साथ देने वाले लोग भी मिलेंगे, कोई ना कोई आपकी मदद करेगा, और आप भी दूसरों की करिए, बड़ी सिंपल बात सर एमबीबीएस, एमडी, और उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर, क्या डिफरेंस है सर आपके पर्सनल लाइफस्टाइल में, कि वेल पहले बहुत सारे दोस्त थे, है। अब
अब कैसा है माहौल? अब क्या आपके सारे दोस्त आपके साथ उठ बैठ के मिल पाते हैं? आप क्या आप बच्चों के साथ भी उतना फ्रीली इंटरैक्ट कर पाते हो जितना पीजी में करते थे या नहीं करते थे? तो हाँ, थोड़ा इस मुद्दे पे बात हो जाए ये सर। पहले अब इसमें कई दृष्टिकोण हाँ, हाँ, आपने जी जोड़ सर। दिए। जी सर। अगर दोस्त की बात करें तो हाँ, पहली बात तो यार ये होती है ना, दोस्त वर्ड बड़ा वैल्यूएबल होता है। किसी को भी दोस्त नहीं कहा जा सकता। देयर राइट इज अ सर। ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द फ्रेंड एंड द एक्विंटेंस, है ना? हर आपके साथ उठने बैठने वाला आपका दोस्त नहीं होता। दोस्त बहुत ही, अगर किसी को आप दोस्त कहते हैं तो बहुत ही बड़ा शब्द होता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ आता है वो, कि आप उसके साथ अनकंडीशनली खड़े हो, जी सर। है ना? अब हम क्या होते हैं कि हम किसी को भी कहते हैं ये हमारा दोस्त है, नहीं दोस्त नहीं है वो। दोस्त वो है जिसके सामने बिना जजमेंट के, बिना किसी पर्दे के, जो आपको जानता हो और आपके साथ खड़ा होता हो अनकंडीशनली। अब आपकी क्या मेंटल कंडीशन है, क्या इकोनॉमिक कंडीशन है, क्या अचीवमेंट्स है, इससे कोई मतलब नहीं। राइट तो सर। दोस्त जो था वही है, आज भी वही है। 17-18 पता नहीं साल हो गए कितने, और आज भी वही। ज़रूरी नहीं मिल पाए, ज़रूरी नहीं है बात हो पाए। मेरा बेस्ट फ्रेंड डॉक्टर अंकित हैं, तो उनका नाम भी अंकित है। मैं ही हूँ। तो डॉक्टर डॉक्टर हाँ, अंकित श्रीवास्तव से मतलब पुरानी दोस्ती जी स्कूल सर। टाइम की, आज भी दोस्ती। कुछ सीनियर फ्रेंड्स भी हैं, तो उनसे भी दोस्ती। और 2-4 जो दोस्त हैं उनके लिए समय निकल जाता है, क्योंकि वो हमारी लाइफ की प्रायोरिटी हैं, और कभी समय नहीं भी निकले ना तो बुरा नहीं मानते। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आप फ़ोन करो किसी को और आपके हेलो बोलने से वो आपका मेंटल एक्सपेक्ट समझ जाए समझ जाए, हाँ कि सर। आप खुशी के भाव में हो, आप दुःख के भाव में हो, आप ऑक्यूपाइड हो, यस सर। है ना? अगर मैं अपने दोस्त मेरा कभी फ़ोन करे मुझे और मैं उसको कुछ चिढ़, जो मेरे हैं 2-3 हुँ, लोग ख़ास दोस्त, 2 ही 3 होते हैं, वो ज़्यादा नहीं होते। हाँ सर। ज़्यादा हैं तो मतलब वो दोस्त नहीं है। तो उनको आपने साहब फ़ोन किया, तो आपने जब फ़ोन किया और उन्होंने किया और आप कहीं ऑक्यूपाइड, और आपने उन्होंने पूछी कोई नॉर्मल सी बात, तो आपने चिड़चिड़ा के जवाब दे दिया। तो वो कभी ये नहीं कहते हैं कि यार तुम बड़े बदतमीज़ आदमी हो, हाँ, क्या खराब बात को, फ़ोन रख देंगे, सुन लेंगे, 3 दिन बाद पूछेंगे उस दिन क्या हुआ था यार, तुम कुछ बेकार में परे पिस्ड ऑफ लग रहे थे, तो आप बताओ यार, यार ऐसा-ऐसा हो गया था इसलिए था। ये अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी होती है। तो दोस्तों में कोई चेंज नहीं आता, अगर चेंज आ जाए तो मतलब दोस्त नहीं थे, पहली बात। दूसरी बात, इंटरेक्शन की अगर बात होती है तो इंटरेक्शन में ये होता है कि मेडिकल लाइफ की बात करें तो एमबीबीएस वाले फ्रेंड्स आपसे हमेशा एक अलग नोट पे बात करते हैं, और वो हमेशा रहते हैं, वो कहीं भी पहुंच जाए। हाँ सर। एमबीबीएस वाले और जूनियर्स भी आपसे अच्छा इंटरेक्ट करते हैं। बाद में पीजी में 3 रहते हैं, JR3, JR2, JR1। आपके अपने JR3 से कनेक्टिविटी होती है, और जब आप JR3 बनते हो आपके अपने JR1 से होती है। वो एक कनेक्शन ना, सामने का पीजी, हुँ, वो बड़ा अच्छा रहता है। जानते हो क्यों अच्छा रहता है? क्योंकि उस समय हम भी धुने जा रहे थे, तुम भी धुने जा रहे थे, ठीक है? हाँ सर। तो उन्होंने ना आपकी डाँट खाते हुए हालत भी देखी है, आपको परेशान भी देखा है, आपको थीसिस करते हुए देखा है, आपने उनको देखा है, उन्होंने आपको देखा है। तो आप उनके सामने ना कभी आपका ना स्वैग नहीं आता। यस सर। अब जब आप एसआर बन गए, तब आए नए JR1, तो वो तो आपको अलग नज़रिए से देखते हैं कि भाई हाँ, ये अरे तो यार ये तो अचीव कर लिया हाँ, है ये जो तो हमें बनना है। हाँ, ये तो तोप आदमी है। हाँ। लेकिन वो तो बात वो ये बेचारे वो आपका दर्द देख ही नहीं होते हैं, जी सर। है ना? आपका जो जूनियर हो, जैसे मैं जब JR3, मेरे जो JR1 थे, वो आज भी ना हमें वैसे ही बड़े वैसे नोट पे बात कर लेंगे। वो कभी भी देखेंगे ना, तो मान लो एक शर्ट भी पहन, बड़ी चमकदार यार पहन ली, ऐसी हुँ, थोड़े पहननी थी। आपको फैशन सेंस भी सिखा जाएँगे, आपकी बात भी अलग ढंग से करेंगे, और मैच्योर होते हुए आपको देखें वो, क्योंकि उन्होंने आपको ग्रो करते हुए देखा देखा। है। और जिन्होंने ग्रो करा कराया देखा, तो कहेंगे यार ये तो वैसे ही दिखते हैं, तो वो कहानी फिर अलग होती है। फिर जैसे जैसे आप एसआर हो गए, फिर आप उसके बाद तो एक डिफरेंस थोड़ा सा क्रिएट होता जाता है, बाउंड्रीज बनती चली जाती हैं, और जो कहीं ना कहीं बना के रखनी पड़ती हैं दोनों तरीके से, क्योंकि एक उसका प्रोफेशनल एक्सपेक्ट भी है, क्योंकि आप वो नहीं मेंटेन करोगे, आप किसी को उतना व्यक्तिगत तौर पे नहीं जानते हो। दूसरे क्या है कि चैलेंजेस भी हैं, किसी से बहुत व्यक्तिगत इंटरेक्ट मत करिए, आप पता नहीं किस भावना से इंटरेक्ट कर रहे हो, वो क्या किस तरीके से आपको इंटरप्रेट करे। तो जिनके साथ आप उठे बैठे हो, वो तो एक अलग नोट होता है, बाद में डिफरेंस तो क्रिएट हो जाता है, और ये कहीं ना कहीं कमी खलती है। अभी यहीं पर आरएमएल में जब हम आए तो एसआर वो लोग थे जो, मैं JR3, मेरे JR1, है ना, हुँ, हुँ। 2 बैच जूनियर, अलग नोट था। अब वो सब चले गए, तो बड़ा मिस करता हूँ, क्योंकि वो कोई है नहीं ना जो हमसे उस ढंग से बात करे, यस सर। है ना? अब तो स्टूडेंट हो गए, हम फैकल्टी हो गए, स्टूडेंट हो गए, तो ये कहीं न कहीं थोड़ा
मुझे लगता है सीनियरिटी के साथ अकेलापन हाँ, आने आता लगता है, है। पैरेलल है वो, पैरेलल है, है ना? उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, वो थोड़ा-सा है। जैसे जब आप रेज़िडेंट होते हो, तो आप एमबीए स्टूडेंट से अलग तरीके से इंटरैक्ट कर लेते हो, फैकल्टी यस, करके। वो बहुत सारा ज़बरदस्ती का ना एक आवरण वो बना रखा है। बना के डिस्टेंस, वो मजबूरी है करनी, क्या किया जाए, है ना? जी सर, वो ये तो रहती है। होती आप भी महसूस करते होंगे। एसआर हाँ, बन के आपका एक अलग होगा, है ना? जब आप जेआर बनते हैं, तो सबसे ज़्यादा एमबीए स्टूडेंट के कौन नज़दीक होता है? जेआर वन, जेआर1। है ना? फिर वो दूरी बढ़ती चली जाती है, जेआर 3 में और बढ़ जाती है, एसआर में और बढ़ जाती है। यस सर। स्वाभाविक दूरी है वो। लेकिन हाँ, कहीं न कहीं अच्छा तो लगता है ज़्यादा इंटरैक्ट करना, ज़्यादा घुलो-मिलो तो उसके भी अलग नुकसान होते हैं। नुकसान होते हैं, तो वो नुक बच्चे ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं, अरे हाँ, भाई तो आपको एक डिसिप्लिन भी मेंटेन करना है, तो ये कहीं न कहीं ये थोड़ा सही एपी रहता है। अपना ही दोस्त है। हाँ, ये भी अपना ही दोस्त है, तो वो आप नहीं कर सकते हो, यस सर, मजबूरियाँ हैं आपकी, क्या करोगे अब, यस सर। है ना? तो सर हुँ, मतलब बहुत ही अच्छा सेशन रहा है सर हाँ, आपके साथ हमारा, और आई थिंक पॉडकास्ट का अब हम आखिरी चरण में हैं। हाँ, तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आपने वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट है आरएमएल, हुँ। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इंस्टीट्यूट क्या? यूनिवर्सिटी है ये? नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं है अभी, अभी इंस्टीट्यूट ओके, ही है। ओके। चलो इंस्टीट्यूट है। हाँ, तो सर मतलब ऐसे इंस्टीट्यूट में अगर किसी भी स्टूडेंट को अप्लाई करना है, जैसे मैंने आफ्टर पीजी अप्लाई करना है, हुँ। तो सर क्या-क्या पैरामीटर पे मुझे चेक करना चाहिए अपने आप को? हाँ, देखिए एक चीज़ क्या होती है कि जितना भी बड़ा इंस्टीट्यूट होता है, वहाँ पे उतनी ज़्यादा भीड़ होती है, यस क्योंकि सर। लोग उतना ज़्यादा अप्लाई करना चाह रहे हैं, आना चाहते हैं उधर, बिल्कुल। है ना? डिमांड है। अब आप किसी बड़ी ऐसी जगह पे जाएँ जहाँ पे अच्छा इंस्टीट्यूट कोई भी बड़ा इसलिए भी खाली नहीं बनता है, एक लोकेशन का भी बहुत बड़ा फ़र्क होता जी है सर। ना? जैसे सेम इंफ्रास्ट्रक्चर आप उठा कर के किसी बड़ी आउटस्कर्ट में रखो, जैसे एक एक जैसे एम्स खुला है सर, वो उधर है ना? एम्स है, एम्स गोरखपुर है, ब एम्स रायबरेली, रायबरेली एम्स सर, हाँ। रायबरेली। तो सिटी सेंटर की एक अलग ऐड ऑन हो जाती है, क्योंकि ना जो पर्सन वहाँ रह रहा है उसको क्वालिटी लाइफ मिलती है। तो कहीं भी आप लखनऊ, दिल्ली इन जगहों की बात आप करेंगे, तो जो भी कैपिटल्स हैं, तो कैपिटल रीजन्स हैं, वहाँ लोग पे प्रेफ़र करते हैं लोग सर। प्रेफ़र करते हैं कि यस वहाँ सर। रहना चाहते हैं ना, हाँ, वो अच्छी वहाँ पर फैसिलिटीज़ मिलती हाँ, हैं, अच्छी लाइफ़स्टाइल मिल जाती है, अच्छी सोसाइटीज़ मिल जाती हैं, बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई हो जाती है, तो इन सब नाते लोग आना चाहते हैं, तो फाइट तो है। जी सर। इससे आप बिल्कुल कर, और हाँ, ऐसा भी है, मैं ये भी कहूँगा कि मैं आ गया और जो लोग नहीं आए, मेरे ही बहुत सारे कंटेम्परेरी थे, कुछ मेरे सीनियर्स, कुछ मेरे साथ वाले, तो ऐसा नहीं है कि वो बेकार थे, वो भी बहुत अच्छे ही थे, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे थे, लेकिन चुना किन्हीं कुछ ही लोगों को यस सर। जाएगा, और हो सकता है कुछ कमी रह गई हो या कोई वो दिन उनका ना चला हो, एन नंबर ऑफ फैक्टर्स काम यस सर, करते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि वो, अब इंटरव्यू बोर्ड ने देखा, उन्हें जो चीज़ें चाहिए थी, जो उन्हें अच्छी लगी, तो ऐसा नहीं है कि यार जो नहीं सेलेक्ट हुआ वो बेकार था, हम बड़े नहीं, अच्छे थे तो हाँ, हम हाँ, आ हाँ। गए ना, ऐसा कुछ कोई वो नहीं है। जी सर। हाँ, लेकिन कहीं न कहीं सीवी एनहांस करनी चाहिए। जैसे जैसे सीवी के लिए क्या सीवी, मतलब जैसे आप भाई असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए अप्लाई करेंगे, तो जी सर। टेक्निकली एनएमसी तो आपसे ये कहता है कि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो बड़ा बेसिक सा होता है ना, इंस्टीट्यूट में ना 3 साल की एसआरशिप पूरी हो या 1 साल की एसआरशिप, 2 साल एज़ असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, मतलब पोस्ट एमडी 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस। जी सर। बस इतनी रिक्वायरमेंट है, लेकिन इस पे कहानी रुकती नहीं। आपको जो मौके मिले, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आप सब्जेक्ट पे तो कमांड करें ही एज़ असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, कि पूरा सब्जेक्ट आपको, ऐसा ना हो आपकी स्थिति कि आपसे कहा जाए 10 मिनट पहले कि इसको पढ़ा दीजिए और आप उसको पढ़ा ना पाएँ। राइट सर। बहुत डिटेल्ड भले ना पढ़ा पाएँ, सब कुछ हर समय याद नहीं रह सकता, लेकिन ऐसा ना हो कि कोई बेसिक चीज़ आपकी अननोन सी, कि यार ये तो हमें आती ही नहीं, हम आती ही नहीं। पढ़ेंगे तो बताएँगे। तो जी सर। अच्छा, वो आप इंटरव्यू की जब डेट आएगी, टाइम आएगा, तो एक दिन में तो कर नहीं सकते, रोज़ राइट सर। करना पड़ेगा, आपको रोज़ पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ते रहिए। दूसरा काम बड़ा ज़रूरी है कि आप करें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कि आप सीवी को एनहांस करने के लिए जो एक्स्ट्रा आप अर्न कर सकते हो, जैसे आप, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रिसर्च पब्लिकेशंस। पबमेड पे पेपर छापिए, आपका अच्छा रिसर्च पब्लिश हो और अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर हो। पहले ना शुरुआत में एफडी करके लगता है यार वो पबमेड पे निकल आया कुछ भी इम्पैक्ट फैक्टर, बाद में इम्पैक्ट फैक्टर की ख्वाहिश होती है, अच्छा इम्पैक्ट फैक्टर होना चाहिए, जो आप गर्व से बोल सको कि भाई ये इतने इम्पैक्ट फैक्टर पब्लिश हुआ। जी सर। 2 के ऊपर तो रखें ही कोशिश करें। दूसरी चीज़ ये है कि आपको जो भी अपॉर्च्युनिटी मिले, जैसे हमें मिली बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी बुक चैप्टर्स लिखने की, तो हम बुक चैप्टर, किसी सीनियर को मौका मिला फैकल्टी को, उन्होंने कहा हमारे साथ कोलैबोरेट करो और लिखो, तो उसके साथ काम करके काउंट बढ़ता चला जाता है। फिर जब आप लिखने लगते हो, आपको लोग जानने लगते हैं, और डायरेक्टली आपके पास भी लोग अप्रोच करते हैं, तो करते रहिए जो अपॉर्च्युनिटी मिले। तीसरी चीज़ ये है कि अगर कोई साथ में कोलैबोरेट कर रहा है, बुक लिखने की अपॉर्च्युनिटी, तो बुक आपकी सीवी एनहांस करती है, कोई एक्स्ट्रा प्रोग्राम्स हैं, कोई फेलोशिप कोर्सेज़ हैं, कुछ भी है जो आपकी फ़ील्ड से रिलेटेड हैं, तो वो आप कर लीजिए।
तो आपको ये एकेडमिक सीवी अपनी इनहेंस करनी करनी पड़ेगी। आप ये मत सोचिए कि वो जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो पूरा है तो बात खत्म, नहीं। आपको वो ऐड ऑन करते हाँ, रहना है। आपको एक एक्स्ट्रा एज चाहिए कि आप ये अगर कह बाकियों के साथ आप बैठ रहे हो तो आप हाँ, एक लेवल से ऊपर होने चाहिए। हाँ, कि आप वो आपके कितने साइटेशंस हैं, आपका एच इंडेक्स कितना है, वो आप सारी चीज़ें अपने मतलब अगर हैं जो कंट उनसे आपको थोड़ा-सा तो एज लानी पड़ेगी। तो और फिर उसके बाद आपका जैसा प्रेज़ेंटेशन और चीज़ें जाएँ, क्योंकि वो जो 20 मिनट का आपका इंटरव्यू होता है, उसमें आपसे कोई कितना पूछ लेगा, पूरा सब्जेक्ट तो पूछने नहीं लगेगा। नहीं सर। पहले तो आपकी यही सब चीज़ें देखी जाएँगी जो वेल प्रूव्ड हैं। तो आप ये करिए, और मेरा तो वही सिद्धांत रहा ना, मेरे को जो मौका मिला मुझे बुक चैप्टर लिखने का मिला, मैंने उसके लिए कभी मना नहीं किया, जहाँ से जो मिला पढ़ लिखा, पढ़ा लिखा, करा काम। और दूसरी चीज़ ये है कि कभी ना नहीं कहा कि यार ये नहीं कर पाएँगे, जो मौका मिला उसमें सीखा और किया। लास्ट ईयर मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, मैं बेड रिडन था, एकदम खाली था, मैं कहा अब क्या करूँ? और लगता था बड़ा, अब पैर टूटा हुआ है, आप बिस्तर पे पड़े हो तो बड़ा आप लोनलीनेस भी फ़ील करते हो, कोई कितनी देर आपके साथ बैठेगा, बात करेगा, कितनी देर नेटफ्लिक्स चलाओगे? जी सर। तो मैंने कुछ नहीं, मैंने किताब ही लिख डाली। लेटे थे तो लेटे-लेटे किताब ही लिख डाली, ये भी एक काम हो गया। तो उस नाते उसी टूटे हुए पैर में मतलब एक जो लंबा बेड रिडन पीरियड था, उसमें 2 किताबें लिखी गईं। एक लास्ट ईयर अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस इंडिया चैप्टर का बुक लॉन्च था, टीबी एंड डायबिटीज़, कोलैबोरेट किया मैंने प्रोफेसर अजय वर्मा के साथ, वो लिख डाली। अभी डॉक्टर पूजा कनोडिया के साथ किताब हुई वो है इनसाइट्स इनटू डायबिटिक आई, क्योंकि मेरा डायबिटीज़ में ही फील्ड ऑफ इंटरेस्ट रहा, मेरा रिसर्च रहा पूरा। जी सर। एमडी एज़ वेल एज़ एमडी पीएचडी का। तो 2 किताबें हो गई। तो ये है ना, पैर टूटा था, हाथ तो चल रहा था, दिमाग दिमाग चल चल रहा रहा था। था, लैपटॉप रख लिया, बेड टेबल लगा कर के काम कर लिया। तो बस ऐसे ही करते रहो, एक्सरसाइज देते रहो, सब हो जाएगा, भगवान कराएगा कुछ ना कुछ। नहीं सर, मतलब हुँ, सर इज सच एन इंस्पिरेशन। और मुझे लगता है सर का सारा इंस्पिरेशन जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो कहीं ना कहीं नरसिंह वर्मा सर से इंस्पायर्ड है। हाँ, बिल्कुल मैं इंस्पायर्ड हूँ, और इसमें कोई दो राय ही नहीं है। अभी आपसे बात करते-करते उनका भी कॉल आ रहा था, उठा नहीं पाया, अरे पॉडकास्ट सर, खत्म होगा तो सॉरी सर। जाएँगे। सर सॉरी सर, सॉरी वर्मा सर। तो यही है बस। तो अच्छी चीज़ें हैं, और कहीं न कहीं मेरी माँ भी बड़ा इंस्पायर करती हैं मुझे इन चीज़ों के लिए कि भाई तुम अच्छा करते रहो, एकेडमिकली अच्छा करते रहो। शी इज़ मतलब वो उनको ना पढ़ाई-लिखाई से बड़ा प्रेम है। उनको मतलब ये नहीं लगता कि सिर्फ़ पैसे लाइफ़ में कमाए जाएँ। एक अच्छी रेपुटेटेड पढ़ाई भी होनी चाहिए। तो मेरी माँ का, मेरे पेरेंट्स का बड़ा रोल इस चीज़ों में, गुरु का मेरा रोल, मेरे दोस्तों का रोल, मतलब ना एक आदमी जैसे मैं, आप मेरे सामने बैठे हो, तो मैं आज जो कुछ भी हूँ कहीं पे, जिस कारण से आप आए हो यहाँ पे, उसमें उन सारे लोगों की मेहनत है जो मेरे जीवन में मेरे पीछे हैं, जी है ना? सर। जब मेरा बेटा 5 साल का है, जब मेरा पैर फ्रैक्चर था, वो कुछ नहीं कर सकता, तो यही कहता था, पापा पानी की बॉटल ला के रख देते हैं। है ना? वो उठा के न्यूमैटिक एयर बूट पहनता था, उस समय लगाना पड़ता था, तो जब सोया तो उतार के रखा, तो सुबह वो आ गया, लाओ मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, उठा के दे देता हूँ। तो हर कोई आपके लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। आपके सीनियर्स, आपके जूनियर, आपके टीचर, आपके गुरु, आपके माँ-बाप, आपके दोस्त, और उन सभी का धन्यवाद होता है, तभी होता है। आप सर। मेरे मेरे से इंटरैक्ट कर रहे हो, बट मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं, जो सर। मुझे आज जो भी हूँ मैं, उन्हीं का ऋणी हूँ मैं, जो मुझे ये बनाते हैं। सर मुझे तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला आपसे। और आई होप जितने लोग भी ये वीडियो देखेंगे दे विल बी वेरी इंस्पायर्ड। और जिनको डाउट हो रहा होता कुछ फिजियोलॉजी को लेके उनके काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। हुँ। और बाकी अगर कुछ सर से डायरेक्टली बात करनी होगी तो मैं नंबर, सर आप अगर डाल सकते परमिशन हैं। होगी तो नहीं, बिल्कुल हाँ, डेफ़िनेटली आप तो मेरा मैं नंबर नंबर डाल शेयर सकते कर हैं, मेरी दूंगा। मेल आईडी डाल सकते हैं। मेल आईडी और हाँ, इंस्टाग्राम भी सर। हाँ, इंस्टाग्राम तो हाँ, इंस्टाग्राम का आप डाल दीजिएगा, हाँ, कहीं भी इंटरैक्ट कर कहीं लें। पर भी आप सर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर बिल्कुल। सकते हो। हाँ। सर लास्ट क्वेश्चन जो हुँ, हर किसी के मन में होता है, आज आप इस लेवल पे इस मुकाम पे बैठे हैं, हुँ, क्या आप खुश हैं? ये बहुत ही एक छोटा टर्म नहीं है सर खुश होना, एक हर ब्रॉड स्पेक्ट्रम टर्म है कि हुँ। क्या आप खुश हैं सर? ये बताइए आप। मैं बड़ी अनसैटिस्फाइड सोल हूँ यार, मैं सही बताऊँ तो। सर ये तो आप एज़ एन क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेटिंग उस नेचर से आप बात कर रहे हैं। नहीं, मैं इसलिए हूँ, मैं खुशी तो देखो, खुशी ना डेस्टिनेशन में नहीं होती, ओके सर। खुशी जर्नी में होती है। किसी ने जैसे बड़े अच्छे से पूछा कि क्या इम्पोर्टेंट है, रास्ता या मंज़िल? अ, दोनों नहीं, साथी। सर फिलोसोफर हैं भाई, मैं कह रहा हूँ ना भाई। तो होता क्या है कि अगर मैं यहाँ पे खुश हूँ, तो शायद खुशी का जो कारण होगा, हाँ, वो मेरे जो मेरा मेरे मेरे जो यहाँ सीनियर कलीग्स हैं, हाँ, हाँ। वो होंगे मेरे लिए ज़्यादा बेहतर।
मैं अच्छे लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, उनसे मुझे खुशी मिलेगी कि बढ़िया लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ। खुशी मुझे इंस्टीट्यूशन का जो मैनेजमेंट सिस्टम है, जो मुझे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है कि आप अच्छा काम कर सको, उनसे मिलेगी। और खुशी की बड़ी चीज़ है कि वो हर समय आनी चाहिए, और खुशी एक अचीवमेंट से नहीं आती है कभी भी। खुशी एक डेली का प्रोसेस होता है ना? यस आपके सर। साथ बैठे हैं, अभी पॉडकास्ट खत्म हो के हम लोग नीचे कैंटीन में जाएँगे, कुछ बढ़िया से कॉफ़ी पिएँगे, कुछ खाएँगे, खुशी वहाँ है। यस, नहीं नहीं, खुशी कुछ से इसमें खुशी भी खुशी है। खुशी मेरी, मैं तो बहुत खुश हूँ हाँ, भाई। खुशी इज़ नॉट ओनली बिकॉज़ ऑफ सर्टेन अचीवमेंट। ओके सर। आ जाएगा, हाँ, थोड़ी देर नहीं, में। बट सर जैसे कुछ बच्चे, सॉरी सर, हुँ। कुछ बच्चे चाह रहे होंगे कि यार मतलब लोग एमडी करके भी जैसे कर रहे होते हैं तो बड़े दुखी होते हैं, करने के बाद सर एक सर्टेन लेवल पे पहुंच गए भाई तब। देखो, वो धोखा तो तुम्हारे साथ पहली बार हो गया, किसी ने जब तुमसे कहा था ना कि एमबीबीएस कर लो, लाइफ सेट। उसको ढूंढो जा करके, क्योंकि क्योंकि वो 10th कर लोगे, हाँ, लाइफ ये सेट है। जो ये कर लोगे और सेलेक्ट हो जाओगे। यार, प्रोसेस कंटिन्यूअस है, हाँ, और जो चैलेंजेस और दुख है वो भी कंटिन्यूअस है, ये किसी ना मुझे किसी एक्सपेक्ट पे आएगा। ये मुझे लगता है सर वो सीढ़ी है जो मून तक जा रही है हाँ, और हमें चढ़ते जाना है। चढ़ते जाना, और ये भी नहीं पता हम कहाँ तक पहुंचेंगे, यस सर। कहाँ तक, मुझे क्या पता मैं कल यार क्या करूंगा, ये थोड़ा पता था आरएमएल आके ज्वाइन करूंगा, तो सोचा भी नहीं था कभी। यहाँ तक कि फॉर्म भरते टाइम डाइस ही था, ओके फॉर्म ओके भरते सर। टाइम डाइस ही था। रात के 11 बजे अपने गुरुजी से बात की, मैंने कहा भरूं ना भरूं, बहुत बड़ा फॉर्म है, 2 दिन लगेंगे भरने में। कहते हैं इसमें कोई डाउट ही नहीं है, भर दो। भर दिया, कहने लगे जाओ जाके इंटरव्यू दे आओ। इंटरव्यू दे दिया, सेलेक्ट हो गया, आके ज्वाइन कर लिया, बैठ गए। अरे तो बाद में पता चलेगा ना क्या अच्छा हुआ क्या खराब हुआ, कुछ नहीं पता होता आपको। अच्छा। और खुशी कंटिन्यूअस है, मतलब खुशी आप ये सोचो ना ये अचीवमेंट पे आएगी, ये डिग्री लगी होगी तो आएगी, नहीं भाई, नहीं आएगी। वो प्रोसेस में है। हम हाँ। जेआर जब थे तब भी बहुत खुश थे, डांट भी खा लेते थे, काम भी कर लेते थे, झाड़ के डांट निकल आते थे, खुश थे, सब खुश। ये वाली चीज सर जैसे कि बाहर अगर हम वर्ल्ड लेवल में बात करें तो अभी सर नोबेल प्राइज मिला है, है। आई थिंक फिजियोलॉजी में 3 हाँ, लोगों को। हाँ। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम लोग इंडिया में फिजियोलॉजी में हुँ। आगे कुछ ऐसा बड़ा कर रहे हैं या कुछ ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें हमें भी वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्निशन मिले? देखो यार, सिंपल सी बात है, वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्निशन बिल्कुल मिल सकता है, और इंडिया इस समय हुँ, रिसर्च पे फोकस है। अच्छा। पुराना टाइम की बात अलग थी। अगर यस मैं सर। अपने सिर्फ मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करूँ, जी सर। इस आरएमएल इंस्टीट्यूट की अगर बात करूँ, हाँ, हाँ। तो हमारे ऊपर भी ये कहा जा रहा है कि भाई रिसर्च करो। हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं कि रिसर्च आपको करना है, आपको जो रिसोर्सेज चाहिए, हम आपको ग्रांट देने को, मतलब जो एक कंट्री की कैपेसिटी होती है, जो एक इंस्टीट्यूट की कैपेसिटी है, तो गवर्नमेंट आपको प्रमोट कर रही है, पुश कर रही है पुश पूरा। कर रही है, आपको फंड्स भी दे रही है, आप करना चाहो तो आप करो। अब आप ये कह दो कि कोई आपको ऐसे तो दे के चला नहीं जाएगा कि ये लो पैसे रखे हैं कर लो। जी सर। आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, आपको साबित करना पड़ेगा प्रोटोकॉल कि लिखना हाँ, पड़ेगा, कि भाई जमा करना हम ये पड़ेगा। फंड लेंगे तो उसको हाँ, जस्टिफाई करेंगे जस्टिफाई ना, करेंगे। देश का पैसा है हाँ वो, सर। लोगों का टैक्स जमा किया हुआ पैसा है, जी आपको सर। जस्टिफाई करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। तो अगर आप रिसर्च इनसाइट्स के साथ हैं, अगर आप थोड़ा करना चाहते हैं, तो मौके हैं, और कभी होगा अगर हम लोग करेंगे अच्छा, तो शायद इंडिया में भी कभी इंडिया ये, वर्ल्ड लेवल पे। हाँ, ये हम रिकॉग्निशन हमें मिले और अपॉर्चुनिटी रहे, तो बनेगी धीरे-धीरे चीज़ें और अच्छी होंगी, और लोग पहले भी कर भी रहे हैं और शायद और बेहतर कर पाएँगे। और बेटर कोलैबोरेशन को भी हम लोग सोचते हैं ना कि एक अपने में बंद के मत रहिए ना, हर जगह कोलैबोरेशन होता है, अलग-अलग फ़ील्ड के लोग होते हैं, तो थोड़ा-सा इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को भी प्रमोट करेंगे। बहुत सारे एमओयू साइन किए जा रहे हैं अलग-अलग इंस्टीट्यूट्स के साथ कि हम कोलैबोरेट करें। मतलब मेडिकल में इंटर डिपार्टमेंट ही ना करें हम हुँ, हुँ, हुँ। कोलैबोरेट इंजीनियरिंग विद मेडिकल, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट विद मेडिकल, इस तरीके के रिसर्च कोलैबोरेशन करें जहाँ बेहतर रिसर्च निकल आए। तो प्रयास है, और ईश्वर चाहेगा तो कुछ चीज़ें अच्छी देखने को भी मिलेंगी। यस सर, थैंक यू सो मच सर फॉर हुँ। मतलब हाँ कहने के लिए इस पॉडकास्ट के हाँ, लिए। वहाँ नहीं, कॉफ़ी पीते हैं, बस यही थैंक यू है, चलो। नहीं, कॉफ़ी से काम नहीं चलेगा सर। बट भैया, सर। जो तुम कह दोगे वो कैंटीन में उपलब्ध होगा, वो सब खिला-पिला देंगे। अब यस देखो, सर। अभी 2:30 बज रहा है, यस 5 सर। से पहले यहाँ से निकल नहीं सकते हैं। यस सर। 5 के बाद ही तो बाहर, तो उसके बाद ही कैंटीन में चलो खिला-पिला देते हैं। यस सर। और वो तो हमेशा देखो तुम्हारा हक है, हमेशा रहेगा। जब मैं 70 साल का होऊँगा, तब भी तुम आओगे, तुम भी बुड्ढे हो जाओगे, तब भी तुम्हारा वही राइट रहेगा, और वो बदलना यस। नहीं चाहिए, यस है सर। ना? थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। ओके।